चैप्टर 61 रीला। ड्यूक ने स्कल सिंबल को देखा और उसे याद आया कि ब्लैक सेल की ओरिजिन्स पायरेट से जुड़ी हुई थीं, इसलिए उसका एम्ब्लम ऐसा होना बिल्कुल समझ आता था। ये स्कल बैज सिर्फ एक सिंबल नहीं था, ये भी एक डीमनाइज्ड आइटम था और डिज़ाइन इतना फाइन था कि एक नज़र में ही उसकी वैल्यू समझ आ जाती थी। उसे यूज़ करने का तरीका समझने के बाद ड्यूक ने बस एक थॉट दिया और बैज उसके हाथ के पिछले हिस्सा से गायब हो गया, सिर्फ एक स्कल शेप्ड मार्क छोड़कर। अगर ड्यूक चाहे तो वो इस मार्क को भी छुपा सकता था, सब कुछ उसके कंट्रोल में था। ये बैज एक पर्सनल आइडेंटिटी मार्क था, इसके बिना ब्लैक सेल के कुछ खास एरियाज में एंट्री बिल्कुल इम्पॉसिबल थी। जैसे एंट्रेंस पर जो बड़ा व्हर्लपूल था, सिर्फ बैज होल्डर्स ही उसे क्रॉस कर सकते थे। जिनके पास बैज नहीं होता वो सीधा व्हर्लपूल में पीस दिए जाते। और अगर कोई बैज के बिना आगे बढ़ने की कोशिश करे तो बाहर तैनात गार्ड्स तुरंत अटैक कर देते। व्हर्लपूल तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता। ड्यूक ने ये भी सीख लिया कि ब्लैक सेल वापस कैसे जाना है। बस ब्लैक सेल बैज को अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक्टिवेट करो और समुंदर के किनारे खड़े हो जाओ। कुछ ही देर में एक डार्क डीमन आता और उसे गाइड करके वापस ब्लैक सेल पर ले जाता। एक बात याद रखनी जरूरी थी, बैज सिर्फ वेस्ट कोस्ट के पूरे एरिया के अंदर ही काम करता था। अगर बहुत दूर हो जाओ तो वो बेकार हो जाता। रीला ड्यूक को अकेडमी आइलैंड के कई जगहों पर ले गई ताकि सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएं। ब्लैक सेल बैज के अलावा ड्यूक को एक सेट ब्लैक विज़र्ड रोब्स भी मिला। ये भी एक डीमनाइज्ड आइटम था जिसमें एलिमेंटल अटैक्स के खिलाफ सर्टेन डिफेंसेस थे। ड्यूक ने उसे अपनी ऑर्डिनरी मेटल आर्मर के ऊपर पहन लिया। रिजल्ट काफ़ी ऑड लग रहा था। ये देखकर रीला ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। तुम अभी भी ऑर्डिनरी मेटल का आर्मर पहने हुए हो, इसमें मैजिक के खिलाफ कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम्हें आर्मर पसंद है तो फ्यूचर में मैजिक मेटल आर्मर ट्राई करना। फिर थोड़ा टीजिंग टोन में ऐड किया, बस एक फ्रेंडली रिमाइंडर, मैजिक मेटल काफ़ी महंगा होता है, बहुत सारे मैजिक स्टोन्स लगते हैं। ड्यूक ने ऑकवर्डली अपना सर खुजाया। रीला बिल्कुल सही कह रही थी, विज़र्ड वर्ल्ड में ये आर्मर लगभग बेकार ही था। उसने रीला की बात से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पकड़ी और पूछा, मिस रीला, ये मैजिक मेटल और मैजिक स्टोन्स क्या होते हैं? रीला थोड़ी सरप्राइज्ड हुई। क्या तुम पहले कभी विज़र्ड्स के कांटेक्ट में नहीं आए? ये तो बेसिक नॉलेज थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि जिसे लॉर्ड लूकस ने गाइड करने को कहा वो इतना कंप्लीट नॉविस होगा। ड्यूक ने सीधा जवाब दिया, नहीं। उसने अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया। घर से दूर होते वक्त ज़्यादा कॉशियस रहना ही बेहतर होता है। पहले ऑब्जर्व फिर एक्ट करना। रीला ने कोई डिस्डेन नहीं दिखाई, उल्टा कामली एक्सप्लेन करना शुरू किया। समझ गई, मैं डिटेल में बताती हूँ। मैजिक मेटल एक जनरल टर्म है, इसके कई टाइप्स होते हैं। बेसिकली ये वो मेटल्स होते हैं जो मैजिक पावर के साथ अच्छी तरह रेजोनेट करते हैं। जैसे मैजिक मेटल से बना आर्मर स्पेल्स के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस देता है, वैसे ही मैजिक मेटल वेपन्स भी। इसके बाद रीला ने और भी कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए। विज़र्ड्स के बीच एक ग्रुप होता है, मैकेनिकल विज़र्ड्स। ये लोग स्पेल्स और मैजिक मेटल को कंबाइन करने पर काम करते हैं। आज के फ्लोटिंग एयरशिप्स, विज़र्ड टावर्स और कई मैजिकल स्ट्रक्चर्स, सब में ये नॉलेज यूज़ होती है। रीला बोलती गई और ड्यूक का दिमाग धीरे धीरे ओवरलोड होता गया। शुरू में उसे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था, पर कुछ ही देर में वो पूरी तरह लॉस्ट हो चुका था। ये देखकर रीला रुकी और टॉपिक चेंज किया। अब मैजिक स्टोन्स की बात करते हैं। मैजिक स्टोन्स विज़र्ड्स के बीच कॉमन करेंसी है।
असल में मैजिक स्टोन भी एक जनरल टर्म है। ये उन क्रिस्टल स्टोन्स को रेफर करता है जिनमें हाई लेवल एनर्जी होती है। हमारे विज़र्ड प्लेन का मेन आउटपुट ही मैजिक स्टोन्स हैं, इसलिए ये नाम पड़ा। लेकिन सेम लेवल के एनर्जी क्रिस्टल स्टोन्स भी करेंसी के तौर पर यूज हो सकते हैं। कहते हुए रीला ने अपना हाथ घुमाया, उसकी पाम पर एक छोटा सा ब्लैक स्टोन आ गया। ये सब लेवल मैजिक स्टोन है, सबसे बेसिक करेंसी। 100 सब लेवल मैजिक स्टोन्स इज इक्वल टू लेवल 1 मैजिक स्टोन, और आगे भी ऐसे ही कैलकुलेट होता है। ड्यूक के दिमाग में एक थॉट आया, तो गोल्ड कॉइन्स का एक्सचेंज कैसे होता है? उसके पास सब लेवल मैजिक स्टोन्स तो नहीं थे, सिर्फ 300 से ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स और कुछ वैल्यूएबल जेमस्टोन्स थे। ये गोल्ड कॉइन के गोल्ड कंटेंट पर डिपेंड करता है, रीला ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया। आइलैंड पर एक्सचेंज प्लेसेस होती हैं, यूजुअली मैजिक पोशन मटेरियल स्टोर्स या एल्केमी शॉप्स गोल्ड कॉइन्स को मैजिक स्टोन्स में एक्सचेंज कर देते हैं। ड्यूक ने नॉड किया और मेंटल नोट बना लिया, बाद में ज़रूर चेक करेगा। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रीला ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, तुम्हारे 2 फ्री कोर्स स्टडी अपॉर्चुनिटीज। ब्लैक सेल में नए विज़र्ड अप्रेंटिसेस को 2 कोर्सेज फ्री में पढ़ने का मौका मिलता था। ये चांस बहुत प्रेशियस होता था क्योंकि ज़्यादातर कोर्सेज काफ़ी महंगे होते थे, नए अप्रेंटिसेस के लिए ऑलमोस्ट अफोर्डेबल नहीं। इसलिए ये 2 फ्री कोर्सेज उनका सबसे पहला और सबसे एक्सेसिबल बेनिफिट थे, और इनका यूज़ सोच समझ कर करना पड़ता था। विज़र्ड्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है नॉलेज। आज रीला इतना सब एक्सप्लेन कर रही थी सिर्फ काइंडनेस की वजह से नहीं, ब्लैक सेल ऑलरेडी इसके लिए पे कर चुका था। न्यू कमर्स को गाइड करना, उनके बेसिक क्वेश्चंस का जवाब देना, ये सब टास्क का ही हिस्सा था। मुझे लगता है तुमने अभी तक कोई मेडिटेशन टेक्निक मास्टर नहीं की है, रीला ने कहा। सबसे पहले एक सूटेबल मेडिटेशन टेक्निक कोर्स चूज करो, फिर एक बेसिक स्पेल सीखो ताकि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको। मिस रीला, कोई रेकमेंडेशन? ड्यूक ने पूछा। रीला ने ब्रो फरो की। रेकमेंड करना मुश्किल है, मेडिटेशन टेक्निक्स के बहुत टाइप्स होते हैं और एक ही टेक्निक के मल्टीपल वर्जन्स होते हैं क्योंकि अलग अलग विज़र्ड्स ने उनमें मॉडिफिकेशंस की होती हैं। इसलिए ये कहना मुश्किल होता है कि कौन सा ओवरऑल बेस्ट है। फिर उसकी आंखों में थोड़ी सी स्पार्कल आई। पर कोर्सेस चूज करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। ये सुनते ही ड्यूक अलर्ट हो गया। टीचर को देखो, रीला ने कहा। जनरली बिना सोचे हायर लेवल टीचर्स चूज करो क्योंकि कोर्सेज फ्री हैं। अगर तुम्हें कभी लेवल 3 ग्रैंड विज़र्ड का कोर्स मिल जाए तो बिल्कुल हेजिटेट मत करना, सीधा वही चूज करना। रीला ने दिल में ऐड किया, रियलिटी में बात इतनी सिंपल नहीं होती। हाई लेवल विज़र्ड्स यूजुअली एडवांस चीजें पढ़ाते हैं जो ऑर्डिनरी अप्रेंटिसेस के लिए बेकार होती हैं, और मेडिटेशन टेक्निक्स जैसे बेसिक कोर्सेज हाई लेवल विज़र्ड्स रेयरली पढ़ाते हैं। आखिर में ये सब लक पर ही डिपेंड करता है। चैप्टर 62 असेसमेंट। हाई लेवल विज़र्ड्स के कोर्सेज आमतौर पर बहुत महंगे होते हैं, इतने कि ऑर्डिनरी विज़र्ड अप्रेंटिसेस उनकी फीस अफोर्ड ही नहीं कर पाते। अगर फ्री कोर्स का मौका किसी ऐसे हाई लेवल विज़र्ड के कोर्स पर यूज़ हो जाए तो कॉस्ट के हिसाब से ये एक बड़ा जैकपॉट होता। लेकिन ड्यूक इतना वेट भी नहीं कर सकता था कि कब कोई हाई लेवल विज़र्ड मेडिटेशन टेक्निक का कोर्स ऑफर करे। ऐसी अपॉर्चुनिटी के चक्कर में फ्री कोर्सेज को वेस्ट करना बेवकूफ़ी होती। रीला के पीछे चलते हुए ड्यूक ने अपना मोटा सा ब्लैक सेल एकेडमी हैंडबुक खोल लिया। हैंडबुक का कवर पूरा ब्लैक था और बीच में एक बड़ा सा स्कल सिंबल बना हुआ था। सिंपल लेकिन इंटिमिडेटिंग। इस हैंडबुक में एकेडमी के बेसिक रूल्स, प्रिकॉशंस और विज़र्ड वर्ल्ड की इंट्रोडक्टरी नॉलेज लिखी हुई थी। ड्यूक पढ़ते हुए समझने लगा, विज़र्ड्स को ब्रॉडली 2 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, विज़र्ड अप्रेंटिस और ऑफिशियल विज़र्ड। विज़र्ड अप्रेंटिसेस भी रैंक वाइज होते हैं।
3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास विज़र्ड अप्रेंटिस। 1st क्लास विज़र्ड अप्रेंटिस के बाद अगला स्टेप होता है लेवल 1 ऑफिशियल विज़र्ड। यहीं पर ड्यूक की नज़र एक छोटी सी डिटेल पर अटकी। पेज के नीचे बहुत ही फाइन प्रिंट में लिखा था, लेवल 1 विज़र्ड बनने के बाद एक इंसान को लाइफ के फर्स्ट ट्रू लेवल पर माना जाता है। एक्सप्लेनेशन के मुताबिक लेवल 1 लाइफ ऑर्डिनरी लोगों से बिल्कुल अलग होती है। एक लेवल 1 विज़र्ड की एवरेज लाइफ स्पैन 500 साल होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत से लेवल 1 विज़र्ड्स 500 साल से भी ज़्यादा जीते हैं। अलग अलग मेथड से अपनी लाइफ स्पैन और एक्सटेंड कर सकते हैं। 500 साल! ये पढ़कर ड्यूक की सांस अटक गई। फ्लोरेंस कॉन्टिनेंट पर कई किंगडम्स भी 500 साल तक नहीं टिकते, और यहाँ एक विज़र्ड इतना जी सकता है, मल्टीपल जेनरेशंस का राइज और फॉल देखते हुए। तुम्हारी रेजिडेंस जोन ए रूम C505 में है, रीला ने कहा। बेसिक लिविंग सप्लाईज पहले से रूम में रखी हुई हैं। अकोमोडेशन जोन के अंदर एक डाइनिंग एरिया भी है। बेसिक फूड फ्री मिलता है। अगर बेटर खाना चाहिए तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। रीला ड्यूक को एकेडमी आइलैंड के अकोमोडेशन एरिया में ले आई। ये एरिया काफ़ी बड़ा था, पूरे 17 जोन्स में डिवाइडेड था। हर जोन में कई वुडन डॉर्मेट्री बिल्डिंग्स थे और पूरा अकोमोडेशन डिस्ट्रिक्ट लगभग 70 से 80 हज़ार विज़र्ड अप्रेंटिसेस को हाउस करता था। ये नंबर सुनकर ड्यूक स्टन रह गया। उसे पता था एकेडमी आइलैंड बड़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा पॉपुलेशन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। रीला ड्यूक को जोन ए के बिल्डिंग सी के 5th फ्लोर पर ले गई। उसके लंबे कदम वुडन स्टेयर्स पर डल साउंड बना रहे थे। क्लियर साइन था कि बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी। दरवाज़ा खोलने के लिए बस हैंडल पर हाथ रखो, रीला ने एक्सप्लेन किया। तुम्हारा ब्लैक सेल बैज ही की है। ड्यूक ने आसपास देखा। इस फ्लोर पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी। लगता था काफ़ी रूम्स अभी खाली थे। उसने डोर नॉब पर हाथ रखा, हल्का सा प्रेस और पुश किया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर का सीन ड्यूक के एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था। 3 बेडरूम्स, एक लिविंग रूम और पीछे की तरफ एक छोटा सा बालकनी। ड्यूक पूरे घर में घूम आया। हर रूम में बेड प्रॉपर्ली लगा हुआ था, कवर्स और एसेंशियल्स के साथ, सब कुछ रेडी टू यूज़। उसने अंदाज़ा लगाया इस हाउस का एरिया 100 स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा होगा। इस फ्लोर पर डजन से ज़्यादा रूम्स थे। एरिया के हिसाब से ये बिल्डिंग फिजिकली पॉसिबल ही नहीं लग रही थी। तब ड्यूक को याद आया जब वो पहली बार आया था पम्पकिन कैरेज में। शायद यहाँ भी स्पेशल मैजिक यूज़ हो रही थी, बिल्कुल उसी तरह। रीला घर के लेआउट से काफ़ी फेमिलियर थी। इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद वो जाने के लिए मुड़ गई। डोरवे पर खड़े होकर हाथ हिलाते हुए बोली, मैं जा रही हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जोन डी रूम B302 में मिलना। जब तुम विज़र्ड्स मार्क मास्टर कर लोगे तब कम्युनिकेट करना भी काफ़ी इजी हो जाएगा। फिर थोड़ा फ्रेंडली टोन में ऐड किया, तुम अभी अभी एकेडमी आइलैंड आए हो, आगे जाकर काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, बिना झिझक के मेरे पास आना। नए लोगों की हमेशा काफ़ी नीड्स होती हैं। रीला भी नेचुरली चाहती थी कि इस मौके पर ड्यूक से थोड़े मैजिक स्टोन्स कमा लिए जाएं। थैंक यू मिस रीला, ड्यूक ने सिंसियरली कहा। रीला के जाने के बाद ड्यूक लिविंग रूम के सोफा पर बैठकर हैंडबुक पढ़ना कंटिन्यू किया। यहाँ आने के बाद रूल समझना सबसे ज़रूरी था, वरना गलतियों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते। हैंडबुक पढ़कर ड्यूक को समझ आया कि ब्लैक सेल का मैनेजमेंट स्टाइल काफ़ी रिलैक्स था। ब्लैक सेल किसी भी विज़र्ड अप्रेंटिस की पर्सनल फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। तुम जब चाहो बाहर जा सकते हो, जब चाहो वापस आ सकते हो। कोई फिक्स टाइम टेबल या कंपल्सरी कोर्सेज नहीं। कोर्सेज का सिलेक्शन पूरी तरह से विज़र्ड अप्रेंटिस पर डिपेंड करता है। एकेडमी आइलैंड तुम्हारे लिए कोई कोर्स अरेंज नहीं करता। सिर्फ एक चीज़ मैंडेटरी थी, जब भी तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो, जैसे 3rd क्लास से 2nd क्लास विज़र्ड अप्रेंटिस बनने पर रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। इसके अलावा ब्लैक सेल टाइम टू टाइम असेसमेंट्स कंडक्ट करता था। असेसमेंट का कंटेंट और मेथड हर बार अलग होता था,
लेकिन एक चीज़ कॉमन थी। हर असेसमेंट के बाद कुछ विज़र्ड अप्रेंटिसेस वीड आउट कर दिए जाते थे, जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते या जिन्होंने ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखाई। फेल होने का मतलब सीधा बाहर का रास्ता। ब्लैक सेल इस तरीके से स्लैकर्स को एलिमिनेट करता था ताकि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। ब्लैक सेल के लिए सिर्फ ऑफिशियल विज़र्ड बनने के बाद ही तुम उनके इनर सर्कल का हिस्सा माने जाते हो। विज़र्ड अप्रेंटिसेस क्या कर रहे हैं उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सब कुछ तुम्हारी सेल्फ डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। पेस मेंटेन नहीं किया तो एलिमिनेशन पक्की। कई विज़र्ड अप्रेंटिसेस सिर्फ यहीं रहने के लिए रोज़ मेहनत करते हैं, हर असेसमेंट के वक्त टेंशन में रहते हैं। कुछ तो डेकेड्स तक यहीं घूमते रहते हैं और कभी ऑफिशियल विज़र्ड बने बिना ही बूढ़े होकर मर जाते हैं। उनमें से ज़्यादातर कभी उस स्टेप तक पहुंच ही नहीं पाते। सिर्फ कुछ ही लोग सक्सेसफुल होते हैं। अगर तुम ऑफिशियल विज़र्ड नहीं बन सकते तो ब्लैक सेल को तुमसे कोई लेना देना नहीं। इतना फ्री और रिलैक्स्ड मैनेजमेंट, इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी। ड्यूक के लिए सबसे बड़ा कॉन था कंफ्यूजन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। कॉमन बैकग्राउंड से आने के कारण उसे गाइड करने वाला कोई विज़र्ड नहीं था। सब कुछ खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ रहा था। असेसमेंट्स इर्रेगुलर थे, इसलिए ड्यूक का प्लान सिंपल था, जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ। उसने कंपेयर किया, थॉर्न होली टावर एक एकेडमी स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन थे, जहां विज़र्ड अप्रेंटिसेस को फिक्स्ड रूट्स और कोर्सेज फॉलो करने पड़ते थे। ब्लैक सेल बिल्कुल ऑपोजिट था, हैंड्स ऑफ अप्रोच। अभी के लिए ड्यूक ने डिसाइड कर लिया उसकी टॉप प्रायोरिटी मेडिटेशन टेक्निक मास्टर करना है। बाकी सब चीज़ें धीरे धीरे देख लेगा। कोर्सेज का सिलेक्शन और रजिस्ट्रेशन लर्निंग एरिया में होता था। एक बड़ा सा हॉल था जहां अगले महीने के कोर्सेज का शेड्यूल बुलेटिन बोर्ड पर लगा होता था। जब ड्यूक वहां पहुंचा, जगह ऑलरेडी भरी हुई थी। लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में डिस्कस कर रहे थे, ज़्यादातर ब्लैक रोब्स पहने हुए। ड्यूक ने अपना सर उठाकर बुलेटिन बोर्ड देखा। 5 मिनट पिन किए हुए थे। इंस्ट्रक्टर का नाम, कोर्स कंटेंट, फीस, टाइम और लोकेशन सब कुछ लिखा हुआ था। उसने ध्यान से स्कैन किया और 5 मेडिटेशन टेक्निक के कोर्सेज देखे। सभी इंट्रोडक्टरी लेवल के थे। इंस्ट्रक्टर के नाम के पास बने स्कल मार्क्स देखकर ड्यूक समझ गया ये सब लेवल 1 मेजेस थे। नॉर्मली विज़र्ड अप्रेंटिसेस के ब्लैक सेल बैजेस पर सिर्फ एक सिंपल स्कल मार्क होता था, लेकिन जब कोई ऑफिशियल विज़र्ड बन जाता है तो स्कल के नीचे एक ब्लड ड्रॉप जैसा मार्क ऐड हो जाता है। 2 ब्लड ड्रॉप्स मतलब लेवल 2 मेज, और आगे भी। रैंक सीधी बैच पर दिख जाती है। चैप्टर 63 डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन टेक्निक। व्हाइट मिस्ट फॉरेस्ट मेडिटेशन टेक्निक फ्रांसिस्को फर्ग्यूसन के द्वारा पढ़ाई जाती है। फीस 3 सबऑर्डिनेट मैजिक स्टोन्स। शैडो कर्टन मेडिटेशन टेक्निक एडेलाइन नाइट आइज के द्वारा। फीस 4 सबऑर्डिनेट मैजिक स्टोन्स। डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन टेक्निक सेलिन ओलीरी के द्वारा। फीस 4 सबऑर्डिनेट मैजिक स्टोन्स। ड्यूक ने बुलेटिन बोर्ड पर लगी 5 मेडिटेशन टेक्निक्स को ध्यान से देखा। उसके मन में एक ही ख्याल था कि अगर मौका मिला तो फ्यूचर में ये सभी टेक्निक सीखेगा। आखिर उसके पास स्किल ट्री था। जितनी ज़्यादा मेडिटेशन टेक्निक्स मास्टर करेगा, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कुछ देर सोचने के बाद भी ड्यूक डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन सी टेक्निक थोड़ी बेटर है। इन्फॉर्मेशन बहुत कम थी। तभी उसके आगे 3 लोग खड़े थे, नीचे से बुलेटिन बोर्ड को देखते हुए धीरे धीरे बात कर रहे थे। साइमन, कौन सी मेडिटेशन टेक्निक चूज करें? उनमें से एक ने पूछा। हॉल काफ़ी नॉइजी था, लेकिन ड्यूक का हियरिंग काफ़ी शार्प था, इसलिए उनकी बात उसे क्लियरली सुनाई दे रही थी। साइमन थोड़ी देर सोचकर बोला, मेरे भाई ने एक बार कहा था कि स्टार्टिंग मेडिटेशन टेक्निक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कोर्स इंस्ट्रक्टर। अच्छे इंस्ट्रक्टर सिर्फ टेक्निक ही नहीं सिखाते, बल्कि रिलेटेड नॉलेज भी शेयर करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं,
एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं जो सब फ्यूचर में काम आती हैं। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रक्टर सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड रहे तो काफ़ी लॉस हो जाता है। उसके पास खड़ा गोल चेहरे वाला लड़का बोला, तुम इन विज़र्ड्स को जानते हो? साइमन ने जवाब दिया, जो इन्फो मैंने पहले कलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग लॉर्ड सेलीन का नेचर काफ़ी फ्रेंडली है, उसका कोर्स चूज़ कर सकते हो। ये तीनों, 2 लड़के और 1 लड़की, काफ़ी यंग लग रहे थे, लगभग 15-16 साल के। गोल चेहरे वाला लड़का और फ्रेकल फेस्ड लड़की क्लियरली साइमन पर डिपेंड कर रहे थे। उनकी बात सुनकर ड्यूक भी अग्री कर गया। स्टार्टिंग मेडिटेशन टेक्निक में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। उसने थोड़ी और लोगों की बातें सुनी और फाइनली डिसाइड किया सेलीन का डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन टेक्निक कोर्स। एनरोलमेंट हॉल के काउंटर्स पर हो रहा था। अपनी फ्री कोर्स अपॉर्चुनिटी यूज़ करने के बाद ड्यूक को एक ग्रीटिंग कार्ड जैसा कार्ड मिला। यही कार्ड क्लास अटेंड करने का प्रूफ था, इसके बिना एंट्री नहीं मिलती। कोर्स 2 दिन बाद सुबह होने वाला था, इसलिए ड्यूक को उससे पहले डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन टेक्निक की टेक्स्ट बुक खरीदनी थी। अकेडमी आइलैंड पर नई बुक्स अवेलेबल थीं, लेकिन काफ़ी महंगी, जनरली 10 सबऑर्डिनेट मैजिक स्टोन से स्टार्ट होती थीं। सेकेंड हैंड बुक्स काफ़ी सस्ती थीं। आइलैंड पर एक बड़ा प्लाजा था जहां विज़र्ड अप्रेंटिसेस अपने अनयूज्ड आइटम्स बेचते थे। ड्यूक के पास अभी मैजिक स्टोन्स कम थे, पहले उसे गोल्ड कॉइन्स एक्सचेंज करने पड़ते, वरना सेकेंड हैंड बुक भी नहीं खरीद पाता। बहुत से विज़र्ड अप्रेंटिसेस गोल्ड कॉइन्स यूज़ नहीं करते थे, उन्हें ट्रबलसम लगता था, ऊपर से प्योरिटी टेस्ट भी करवाना पड़ता था। स्टूडेंट हैंडबुक के मैप और अपनी मेमोरी के भरोसे ड्यूक आइलैंड के एक छोटे पर काफ़ी बसलिंग टाउन में पहुंच गया। हे लिटिल ब्रदर, अंदर आकर थोड़ा फन नहीं करोगे? रोड साइड शॉप के एंट्रेंस पर 2 फीमेल विज़र्ड अप्रेंटिसेस खड़ी थीं। उनके ब्लैक रोब्स नॉर्मल विज़र्ड रोब्स जैसे नहीं थे, उनके लॉन्ग लेग्स क्लियरली दिख रहे थे, ब्लैक स्टॉकिंग्स और रेड हाई हील्स के साथ। ड्यूक ने अंदर एक झलक देखी, डिम रेड लाइट्स, तभी उसे समझ आ गया ये जगह किस टाइप की है। ये शॉप हैंडबुक में मेंशन ही नहीं है, ड्यूक ने मन में सोचा, सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। वैसे भी उसके पास पैसा नहीं था वेस्ट करने के लिए। कुछ ही देर में ड्यूक मैजिक पोशन शॉप के सामने पहुंच गया। अंदर जाने से पहले ही तेज़ मेडिसिनल हर्ब्स की स्मेल नाक में भर गई। शॉप काफ़ी बड़ी थी, अंदर 7-8 विज़र्ड अप्रेंटिसेस इधर-उधर बिजी थे। यहाँ सिर्फ रेडीमेड मैजिक पोशंस ही नहीं, बल्कि अलग-अलग पोशन मटेरियल्स भी मिलते थे। वैरायटी काफ़ी वाइड थी। ड्यूक पोशंस लेने नहीं आया था। जब उसने अपना पर्पस बताया तो शॉप असिस्टेंट बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। उसने एक ब्रास बैलेंस निकाला और ड्यूक के गोल्ड कॉइन्स की प्योरिटी मेजर करने लगा। तुम्हारे लाए हुए 17 गोल्ड कॉइन्स के बदले 1 सबऑर्डिनेट मैजिक स्टोन मिलेगा। कितने एक्सचेंज करना चाहोगे? असिस्टेंट ने पूछा। ड्यूक ने थोड़ा सोचा, 20 के लिए एक्सचेंज कर दो। उसके पास 300 से ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स थे। उसने ज़्यादातर एक्सचेंज कर दिए, कुछ स्पेयर के लिए रख लिए। असिस्टेंट ने एफिशिएंटली काउंटिंग और वेइंग की, फिर एक छोटा बॉक्स निकाला जिसमें सबऑर्डिनेट मैजिक स्टोन्स भरे हुए थे। लेजर में डिटेल्स नोट करने के बाद असिस्टेंट ने ड्यूक को 20 सबऑर्डिनेट मैजिक स्टोन्स दे दिए। ड्यूक ने हाथ साफ किया और सारे मैजिक स्टोन्स अपनी स्पेस रिंग में रख लिए। अंदर ही अंदर कन्वीनियंस की तारीफ की। एक्सचेंज के बाद वो प्लाजा की तरफ निकलने ही वाला था। शॉप के पास से गुजरते हुए वही 2 फीमेल विज़र्ड्स फिर से बोली, हमारे पास स्पेशल मैजिक है, एन्चैंटिंग डीमन से आई हुई नॉलेज। लिटिल ब्रदर, सच में ट्राई नहीं करोगे? ड्यूक का चेहरा सख्त हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी हार्ट बीट और ब्लड फ्लो अचानक तेज हो गई। उसने तुरंत अपनी स्पीड बढ़ा दी और वहां से निकल गया। दूर जाकर उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे नॉर्मल हुई। ड्यूक एक ग्रेट नाइट था। उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा थे। ऐसे ही अचानक हार्ट रेट बढ़ना नॉर्मल नहीं था।
इसका मतलब साफ था कि उन दोनों फीमेल विज़र्ड्स ने उस पर कुछ किया था, उसके डिज़ायर्स को प्रोवोक करने के लिए। एकेडमी आइलैंड पर थ्योरेटिकली विज़र्ड अप्रेंटिसेस के बीच फाइट्स अलाउड नहीं थी। ऐसे छोटे ट्रिक्स को यूजुअली इग्नोर कर दिया जाता था। रीला ने पहले ही कहा था, एकेडमी आइलैंड पूरी तरह सेफ नहीं है। लोग अक्सर अजीब तरीके से मर जाते हैं। अगर किसी का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं होता तो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ नाम के लिए होती है और फिर केस बंद। ऑफिशियल विज़र्ड्स तब तक इंटरफेयर नहीं करते जब तक कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट ना हो, जैसे सीरियल किलिंग्स। नॉर्मल सिचुएशन में अगर आइलैंड की ओवरऑल सिक्योरिटी डिस्टर्ब ना हो तो 1-2 लोगों की मौत नॉर्मल मानी जाती है। जब ड्यूक प्लाजा पहुंचा तब काफी लेट हो चुका था, स्टॉल्स कम लग रहे थे। वो इधर उधर घूमता रहा, तब उसकी नज़र एक स्टॉल पर पड़ी जहां डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन टेक्निक ऐसे पड़ी थी जैसे बेकार का कचरा। ड्यूक ने केयरफुली पाइल में हाथ डाला और एक कॉपी निकाली। कवर मुड़ा हुआ था और उस पे पता नहीं कौन कौन से दाग लगे हुए थे। इसका कितना लोगे? ड्यूक ने पूछा। वेंडर, एक पतला सूखा आदमी बिना ऊपर देखे बोला, एक सबऑर्डिनेट मैजिक स्टोन। चैप्टर 64 मेडिटेशन। ये सेकेंड हैंड बुक्स ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होती। ज़्यादातर किताबें अनेक बार हाथ बदल चुकी होती हैं और कुछ के अंदर पिछले ओनर्स की स्टडी नोट्स भी लिखे होते हैं। लेकिन इन नोट्स की क्वालिटी हमेशा अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं, इसलिए सब कुछ अपनी जजमेंट पर ही डिपेंड करता है। ड्यूक ने जल्दी में ये बुक नहीं खरीदी। वो आगे बढ़ा और डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन टेक्निक की 2 और कॉपीज ढूंढ ली। तीनों बुक्स को खोल कर उसने ध्यान से चेक किया और उनमें से सबसे ज़्यादा क्लीन वाली कॉपी चूज़ की। एक कॉपी तो इनकम्प्लीट थी, काफ़ी पेजेस फटे हुए थे, कुछ तो बिल्कुल मिसिंग। ड्यूक ने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ चेक कर लिया, वरना अधूरी बुक ले लेता। एक लो ग्रेड मैजिक स्टोन देकर उसने बुक खरीद ली और स्पेस रिंग में रख दी। डॉर्मिट्री वापस पहुंचने के बाद ही उसने उसे पढ़ना शुरू किया। ड्यूक का प्लान था कि क्लास से पहले ही मेडिटेशन टेक्निक का बेसिक कंटेंट सेल्फ स्टडी कर ले। इससे क्लास के टाइम समझना इजी होता और जो चीज़ें समझ ना आए उन्हें पहले ही नोट कर सकता था। ये हैबिट उसकी पिछली ज़िंदगी से चली आ रही थी। डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन टेक्निक मोरियन लैंग्वेज में लिखी हुई थी। ड्यूक के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसकी मोरियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑलमोस्ट मैक्स लेवल पर थी। डेस्क पर बैठकर ड्यूक ने एक टैलो कैंडल जलाई और उसकी हल्की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। बुक काफ़ी बेसिक थी। मेडिटेशन टेक्निक पर आने से पहले इसमें फाउंडेशनल नॉलेज एक्सप्लेन की गई थी। बुक के मुताबिक ये दुनिया असल में कई तरह के एलिमेंट्स जैसे कि फायर, वाटर, लाइट और कई ऐसे एलिमेंट्स से बनी है जो अभी तक विज़र्ड्स ने डिस्कवर भी नहीं किए। एलिमेंट्स का सबसे छोटा यूनिट पार्टिकल कहलाता है। फ्री एनर्जी पार्टिकल्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं। मेडिटेशन का मतलब है इन फ्री एनर्जी पार्टिकल्स को अब्जॉर्ब करना, उन्हें अपनी मैजिक पावर में कन्वर्ट करना और स्पिरिचुअल पावर को स्ट्रेंथन करना। नॉर्मली विज़र्ड्स मैजिक पावर का यूज़ करके स्पेल्स कास्ट करते हैं। स्पिरिचुअल पावर से भी वही इफ़ेक्ट मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा यूज़ करने से विज़र्ड पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए जब तक मैजिक पावर ख़त्म ना हो, कोई विज़र्ड नॉर्मली स्पिरिचुअल पावर यूज़ नहीं करता। या फिर ड्यूक जैसे लोग जिन्हें अभी मेडिटेशन टेक्निक आती ही नहीं और जो सिर्फ रॉ स्पिरिचुअल पावर से डीमनाइज्ड आइटम्स एक्टिवेट कर सकते हैं। मेडिटेशन के थ्रू विज़र्ड धीरे धीरे मैजिक पावर जमा करता है, स्पिरिचुअल पावर स्ट्रॉन्ग होती है और फ्री एनर्जी पार्टिकल्स के इन्फ्लुएंस से बॉडी भी चेंज होती है। जब स्पिरिचुअल पावर एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाती है, तब विज़र्ड अप्रेंटिस हायर रेल्म में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर सकता है, जहां लाइफ लेवल में क्वालिटेटिव चेंज आता है।
अक्सर इस ब्रेक थ्रू के लिए मैजिक पोशंस का सहारा लिया जाता है ताकि प्रोसेस थोड़ा इजी हो, जैसे डॉन पोशन जो 3rd क्लास से 2nd क्लास विज़र्ड अप्रेंटिस बनने की सक्सेस रेट बढ़ा देता है। बहुत पुराने ज़माने में विज़र्ड ब्रेक थ्रूज बहुत ही मुश्किल होते थे और सक्सेस रेट भी काफ़ी लो होता था। आखिर ये प्रोसेस लाइफ लेवल एलिवेट करने का होता है एंड लाइफ लेवल बढ़ाना नेचुरली मुश्किल ही होता है। बाद में विज़र्ड्स ने रिसर्च करके अलग-अलग पोशंस बनाए जिससे ब्रेक थ्रू का चांस काफ़ी बढ़ गया। लेकिन फिर भी सिर्फ स्पिरिचुअल पावर रिक्वायरमेंट पूरी करना काफ़ी नहीं होता। ब्रेक थ्रू के टाइम आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काफ़ी नॉलेज भी चाहिए होती है। मेडिटेशन टेक्निक इन सब का फाउंडेशन होती है। ये विज़र्ड के पाथ का पहला स्टेप होता है। ये सब समझने के बाद ड्यूक ने डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन टेक्निक के अकॉर्डिंग मेडिटेशन ट्राई करना शुरू किया। मेडिटेशन का पहला स्टेप होता है माइंड को इमर्स करना, माइंड और बॉडी दोनों को काम और पीसफुल स्टेट में लाना और फिर आसपास के फ्री एनर्जी पार्टिकल्स को सेंस करना। हाई लेवल वाटर एलिमेंटल अफिनिटी के कारण ड्यूक ने ये स्टेप बहुत इजीली कंप्लीट कर लिया। उसने तुरंत आसपास के वाटर एलिमेंटल पार्टिकल्स महसूस कर लिए। बुक के लिखे मेथड के हिसाब से उसने इन पार्टिकल्स को अपने बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। जल्द ही वाटर एलिमेंटल पार्टिकल्स उसकी बॉडी में खींच लिए गए और धीरे धीरे एक बहुत ही हल्की मैजिक पावर में कन्वर्ट होने लगे। जैसे ही ये पहली ट्रेस ऑफ मैजिक पावर बनी, ड्यूक को दिमाग में एक अजीब सी क्लैरिटी का एहसास हुआ, जैसे ठंडी हवा का झोंका गुजर गया हो। ये फीलिंग ज़्यादा देर तक नहीं रही। ड्यूक समझ गया, ये स्पिरिचुअल पावर का हल्का सा इंक्रीज था। उसने तुरंत स्किल ट्री के एट्रीब्यूट्स चेक किए। स्पिरिचुअल पावर अभी भी 10.1 ही दिखा रही थी, कोई न्यूमेरिकल चेंज नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि इंक्रीज बहुत ही माइनर था। इसी वक्त स्किल ट्री पर एक नई ब्रांच उग आई और उस पर एक हरा सा बड दिखने लगा। डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन टेक्निक लेवल 1 1/1000। स्किल ट्री पर मेडिटेशन टेक्निक को प्रॉपर्ली सॉलिडिफाई होते देखकर ड्यूक ने रिलीफ की सांस ली। जब तक प्रोग्रेस बार दिख रही है, सब मैनेजेबल है, उसने सोचा। उसके दिमाग में एक और थॉट आया, इस मेडिटेशन टेक्निक का मैक्स लेवल क्या होगा? ये जायंट व्हेल ब्रीदिंग टेक्निक से अलग थी जिसमें टोटल 9 लेवल्स होते हैं और 9th लेवल पर ग्रेट नाइट बना जाता है। मेडिटेशन टेक्निक का कोई फिक्स्ड लेवल सिस्टम नहीं होता, ये बस मेडिटेशन का एक तरीका होता है। चाहे कोई भी मेडिटेशन टेक्निक हो, कोर प्रोसेस वही होता है। फ्री एनर्जी अब्जॉर्ब करना, उसे मैजिक पावर में कन्वर्ट करना और स्पिरिचुअल पावर को एनहांस करना। डिफरेंस सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन मेथड और एफिशिएंसी का होता है। हर इंसान की फिजिक के हिसाब से भी इफ़ेक्ट अलग हो सकता है। ड्यूक को लगा कि जब जायंट व्हेल ब्रीदिंग टेक्निक मैक्स करने पर टैलेंट मिलता है, तो मेडिटेशन टेक्निक से भी कुछ स्पेशल गेन्स मिलने चाहिए। उसने कैलकुलेट किया, लेवल 1 के लिए 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स चाहिए और हर मेडिटेशन सेशन लगभग 10 मिनट का होता है। अगर वो हर रात 10 घंटे मेडिटेट करे तो लगभग आधा महीना लगेगा लेवल अप करने में। ड्यूक ने डिसाइड किया, अब से नींद नहीं, मेडिटेशन। मेडिटेशन स्लीप जैसा ही इफ़ेक्ट देता है, फिजिकल और मेंटल रिकवरी में, बल्कि थोड़ा बेटर ही, बस मज़ा कम था। 2 दिन बाद ड्यूक अपना एनरोलमेंट कार्ड लेकर डायरेक्शंस फॉलो करता हुआ एक लेक्चर हॉल में पहुंचा। लेक्चर हॉल काफ़ी बड़ा था, 700-800 लोग आसानी से बैठ सकते थे। जब ड्यूक आया तब ऑलरेडी काफ़ी लोग मौजूद थे। ज़्यादातर लोग फ्रंट रोज़ में बैठे थे, पीछे सिर्फ कुछ ही लोग थे। ये मैंडेटरी कोर्स नहीं था, फिर भी जो आए थे वो सीरियसली पढ़ना चाहते थे, इसलिए ज़्यादा लोग आगे बैठ रहे थे। ड्यूक ने 3rd रो में एक सीट ली। थोड़ी देर में कुछ और लोग भी आ गए। उसने कैजुअली देखा, ये वही 3 थे जो एनरोलमेंट वाले दिन दिखे थे।
साइमन और उसके फ्रेंड्स। साइमन को ड्यूक ज़्यादा याद नहीं था, उसने बस एक फ्रेंडली सी स्माइल दी और चुपचाप बैठ गया। कभी कभी अपने साथियों से धीरे बात करता। थोड़ी देर में लेक्चर हॉल भर गया। तब एक गंजा पेट निकला हुआ मिडिल एज्ड आदमी पोडियम पर आया। चैप्टर 65 सेलीन। सेलीन का स्टैचर ज़्यादा लंबा नहीं था और उसके बाल एकदम कंस्पिक्यूअस मेडिटरेनियन स्टाइल के थे, जो उसके लुक को थोड़ा अजीब बना रहे थे। लेकिन क्लासरूम के विज़र्ड अप्रेंटिसेस ने इस वजह से उसको नीचा नहीं देखा। सब रिस्पेक्टफुली और क्वाइटली अपनी सीट्स पर बैठे थे, क्लास के शुरू होने का वेट करते हुए। काफ़ी विज़र्ड अप्रेंटिसेस ने फेदर पेन्स और नोटबुक्स निकाल लिए थे, रेडी टू रिकॉर्ड कोई भी इम्पॉर्टेंट नॉलेज या इन्फॉर्मेशन तुरंत। विज़र्ड सेलीन ने कुछ डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रखे, बालों के कुछ बचे हुए स्ट्रैंड्स को हाथ से स्मूदन किया, फिर आगे देखा, हेड उठाकर बोला, हम क्लास 3 मिनट में स्टार्ट करेंगे। जो लोग अभी तक नहीं आए उनका वेट नहीं करेंगे। क्लास स्टार्ट होते ही टियर्ड क्लासरूम का दरवाज़ा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता था और फिर कोई अंदर नहीं आ सकता था। सेलीन जानता था कि विज़र्ड अप्रेंटिसेस अक्सर लेट आते हैं, इसलिए इंटेंशनली 3 मिनट और वेट किया। इस वक्त बाहर कॉरिडोर से तेज़ फुटस्टेप्स की आवाज़ आई और कई विज़र्ड अप्रेंटिसेस दौड़ते हुए क्लासरूम के एंट्रेंस पर आ गए, थोड़े पैनिक में, और रैंडमली बैक रो में सीट ले ली। जब दरवाज़ा बंद हुआ तब क्लास ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। सेलीन ने टेक्स्ट बुक यूज़ नहीं किया, वो ब्लैक बोर्ड पर गया और मेडिटेशन टेक्निक के ओरिजिन से टीचिंग स्टार्ट की, जो डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन टेक्निक से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था, पर मेडिटेशन के प्री नॉलेज के लिए ज़रूरी था। पुराने ज़माने में ह्यूमैनिटी अभी भी ट्राइबल फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी और विज़र्ड्स ट्राइब के अंदर जनरली हाई स्टेटस प्रेजेंस होते थे। विज़र्ड्स मेडिटेशन के थ्रू गॉड से कम्युनिकेट कर सकते थे और कुछ एबिलिटीज़ गेन करते थे। यही प्रोसेस था जहाँ से मेडिटेशन टेक्निक का जन्म हुआ। बाद में गॉड से कम्युनिकेट करना ज़रूरी नहीं रहा, सिर्फ पर्सनल मेडिटेशन प्रैक्टिस से ही पावरफुल स्ट्रेंथ मिलने लगी। यही है विज़र्ड ओरिजिन का बेसिक हिस्ट्री रिलेटेड नॉलेज। जैसे जैसे विज़र्ड सिविलाइजेशन एक्सप्लोड हुआ, विज़र्ड्स धीरे धीरे डिस्कवर करते गए कि ये सो कॉल्ड गॉड्स एक्चुअली पावरफुल इंडिविजुअल्स ही हैं। विज़र्ड्स ने विज़र्ड प्लेन से बाहर प्लेन्स में जाके गॉड्स हंट करना और रिसोर्सेज सीज करना शुरू किया, जिसकी वजह से करंट विज़र्ड प्लेन ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग हुआ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये प्लेन्स के नॉलेज से रिलेटेड है। अगर इंटरेस्ट हो तो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, सेलीन ने बोला। ड्यूक ने ये बातें पहले भी कहीं ना कहीं सुनी थीं। ब्लैक सेल में बहुत विज़र्ड्स हैं, लेकिन अंदर दिखे नहीं जाते। ये इसलिए कि ज़्यादातर विज़र्ड्स अलग अलग प्लेन्स में एक्टिव होते हैं और जो लोग ब्लैक सेल में लॉन्ग टर्म रहते हैं वो माइनॉरिटी होते हैं। ड्यूक ने कभी दूसरे प्लेन्स का सीनरी नहीं देखा और उसको ये भी नहीं पता कि वहाँ कैसी जगह होगी। कहते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट दूसरे प्लेन्स में जाने के लिए लेवल 1 मेज है, क्योंकि फर्स्ट लेवल लाइफ ही कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव कर सकता है। लेवल 1 पर बेसिक सेल्फ प्रिजर्वेशन के साथ इंसान वहाँ बर्डन नहीं बनेगा। ये सब ड्यूक के लिए अभी थोड़ा डिस्टेंट लग रहा था। फिलहाल उसको साइलेंटली ग्राइंड करना है और अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है। ज़्यादातर जो यहाँ हैं वो नए विज़र्ड अप्रेंटिसेस हैं। मेडिटेशन टेक्निक मास्टर करना लेवल 3 विज़र्ड अप्रेंटिस बनाता है, लेकिन अगर आप लेवल 2 विज़र्ड अप्रेंटिस बनना चाहते हो तो स्पिरिचुअल पावर 15 पॉइंट्स तक पहुँचनी चाहिए। ड्यूक ने पहले ही स्पिरिचुअल पावर स्केल कंपस देखा था, लेकिन वो आउटडेटेड था। आजकल काफ़ी एडवांस स्पिरिचुअल पावर टेस्टिंग टूल्स अवेलेबल हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स जो मेजर करते हैं रफली ड्यूक की स्किल ट्री के नंबर्स के बराबर ही होते हैं। ड्यूक ने कैलकुलेट किया स्पिरिचुअल पावर 15 पॉइंट्स चाहिए लेवल 2 विज़र्ड अप्रेंटिस बनने के लिए। लगता है कि इस थ्रेशोल्ड पर किसी को 10 लेवल विज़र्ड क्वालिटी के साथ बर्थ मिलता है। सेलीन ने कंटिन्यू किया,
लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता कि थ्रेशहोल्ड पर ही ब्रेक थ्रू कर दो। पहले अपनी अटमोस्ट कैपेसिटी तक अपग्रेड करना चाहिए, फिर ब्रेक थ्रू करो। इससे सक्सेस रेट ज़्यादा होता है और फ्यूचर पोटेंशियल भी एनहांस होता है। ये थियोरेटिकल बेस्ट एडवांसमेंट मेथड था। हर एडवांसमेंट से पहले अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक अपग्रेड करना। लेवल 3 विज़र्ड अप्रेंटिस से आगे एडवांस करते हुए ये मेथड मैक्सिमम पोटेंशियल एक्सकवेट करता है और फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए पेव करता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये अचीव करना मुश्किल है। ज़्यादातर लोग सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल पावर 15 पॉइंट्स तक ले जाने में बिजी होते हैं और आगे एडवांस करना डिफ़िकल्ट होता है। हर इंसान मेडिटेशन से एडवांस नहीं कर पाता। कई लोग एक पॉइंट के बाद रुक जाते हैं और मेडिटेशन का इफ़ेक्ट लगभग ज़ीरो हो जाता है। तब स्पेशल मेजर्स लगती हैं, जैसे मैजिक पोशंस, जो लिमिट्स ब्रेक करने में हेल्प करते हैं और एडवांसमेंट ईजी करते हैं। ड्यूक ने इसे अपने स्किल ट्री से रिलेट किया। इनिशियली ऑर्डिनरी साइट स्किल्स ग्राइंड करने से एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन बाद में ऑर्डिनरी स्किल्स से एट्रीब्यूट एनहांसमेंट्स रुक गए। यही लॉजिक स्पिरिचुअल पावर के लिए भी अप्लाई होता है। लेटर स्टेजेस में इम्प्रूवमेंट मुश्किल होता है। अपने रिमेनिंग 3 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स देखकर ड्यूक को उनकी वैल्यू और भी ज़्यादा समझ आई। उसके लिए एडवांसमेंट प्रेशर अब काफ़ी कम हो गया था। एटलीस्ट थ्रेशोल्ड मिस करने का टेंशन नहीं था। जब मेडिटेशन से स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज ना हो, तब भी ड्यूक फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स यूज़ करके फोर्सिबली एनहांस कर सकता था। कई विज़र्ड्स एक्सट्रीम मेजर्स लेते हैं अपनी स्पिरिचुअल पावर एनहांस करने के लिए। ये मेजर्स अक्सर सिवियर साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आते हैं और इसी वजह से विज़र्ड कम्युनिटी में एक्सेंट्रिक इंडिविजुअल्स हमेशा होते हैं। ये लेसन ख़त्म होने वाला है। कोई क्वेश्चन? सेलिन ने विज़र्ड अप्रेंटिसेस की तरफ देखते हुए पूछा। ड्यूक ने थोड़ा सोचा और हाथ उठाया। मिस्टर सेलिन, मेडिटेशन के दौरान क्या बेटर है कि सिंगल एलिमेंट पार्टिकल्स अब्जॉर्ब करें या मल्टीपल एलिमेंट पार्टिकल्स? आजकल वो इस पे काफ़ी सोच रहा था, क्योंकि हाई लेवल वाटर एलिमेंट अफिनिटी टैलेंट की वजह से उसका ज़्यादा अब्जॉर्प्शन वाटर एलिमेंटल पार्टिकल्स का होता था। उसे डाउट था कि क्या ये मेथड इश्यूज क्रिएट कर सकता है। सेलिन के आईज ब्राइटन हुए और उसने ड्यूक की तरफ देखा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आर्केन मेज मंथली में इसके ऊपर कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं। इस क्वेश्चन के मल्टीपल सिनेरियोज हैं। पहला, ये मेथड मेजर डाउनसाइड नहीं लाएगा, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। विज़र्ड अप्रेंटिस स्टेज के लिए सिंगल एलिमेंट पार्टिकल्स अब्जॉर्ब करना इंडीड फास्टर प्रैक्टिस अलाउ करता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ सिंगल एलिमेंट पार्टिकल्स अब्जॉर्ब नहीं कर पाते या कंट्रोल नहीं कर पाते जब तक उनकी रेस या टैलेंट स्पेसिफिक ना हो। जैसे एल्व्स मोस्टली वुड एलिमेंटल एनर्जी पार्टिकल्स ही अब्जॉर्ब करते हैं। चैप्टर 66 मेकिंग अक्वेंटेंसेस। सेलिन टॉपिक में काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहे थे और काफ़ी रिलेटेड नॉलेज बता रहे थे। सब स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे थे और काफ़ी लोग नोट्स बना रहे थे। ड्यूक ने समझा कि मेडिटेशन के दौरान सिर्फ एक टाइप के एलिमेंटल पार्टिकल्स अब्जॉर्ब करना अर्ली स्टेज कल्टीवेशन के लिए इंडीड फास्टर होता है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ऑफिशियल विज़र्ड बनने के बाद अगर बॉडी प्रोलॉन्ग्ड सिर्फ एक ही एलिमेंटल पार्टिकल रिसीव करे, तो दूसरे मैजिक टाइप्स को रिसर्च करने में लिमिटेशन आ सकती है। नॉर्मली ज़्यादातर विज़र्ड्स पहले मैजिक के डिफरेंट फील्ड्स एक्सप्लोर करते हैं और सिर्फ जब नॉलेज एक्यूमुलेट हो जाता है तब एक स्पेसिफिक डोमेन में स्पेशलाइज करते हैं। स्टार्ट से ही अपनी पाथ लिमिट करना अच्छा नहीं है और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये काफ़ी स्पीशीज़ में एविडेंट है। अलग प्लेन्स के क्रीचर्स जैसे फॉरेस्ट एल्व्स, वो लोग वुड मैजिक में एक्सपर्ट होते हैं और नेचुरल कास्टर्स होते हैं, लेकिन दूसरे मैजिक टाइप्स में स्किल्ड नहीं होते। इस वजह से उनकी मेथड्स लिमिटेड और इजीली काउंटर्ड हो जाती हैं। थैंक यू टीचर सेलिन फॉर क्लियरिंग अप द कन्फ्यूजन। ड्यूक ने स्टैंड करके रिस्पेक्टफुली बो किया।
उसका माइंड अब काफ़ी क्लियर हो गया था इस इशू के बारे में, और फ्यूचर मेडिटेशन में उसने डिसाइड किया कि अब वो एक्टिवली डाइवर्स एलिमेंटल पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करेगा। अब वो सिर्फ कन्वीनियंस के लिए वाटर एलिमेंटल पार्टिकल्स एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अदरवाइज इनिशियल स्पीड फास्ट होगी लेकिन फ्यूचर डेवलपमेंट स्पेस एक्सपैंड नहीं होगा, और वो अपने आप को सिर्फ वाटर मैजिक तक लिमिट नहीं करना चाहता था। हाँ, ड्यूक अपने वाटर एलिमेंट टैलेंट का लेवरेज ले सकता था और ज़्यादा वाटर मैजिक मास्टर कर सकता था, लेकिन अब मेडिटेशन में सिर्फ वाटर एलिमेंटल पार्टिकल्स एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था। ड्यूक का क्वेश्चन पूछने के बाद कुछ और लोग भी क्वेश्चंस रेज किए, जिसे सेलीन एक एक करके आंसर करते गए। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम। सेलीन ने डेस्क के डॉक्यूमेंट्स टाइडी करते हुए बोला और फिर वैनिश हो गया। सेलीन के जाने के बाद लेक्चर हॉल इंस्टेंटली बज़ कर गया। सब लोग अपनी डिस्कशन स्टार्ट करने लगे। ड्यूक जाने ही वाला था कि साइमन ने हाथ बढ़ाया और स्माइल करते हुए बोला, हाय, माय नेम इज साइमन। ड्यूक ने हैंडशेक करते हुए जवाब दिया। साइमन ने वार्मली स्माइल किया। You're probably a newcomer here too, right? अच्छा होगा अगर हम एक दूसरे को जानें ताकि फ्यूचर में एक दूसरे को हेल्प कर सकें। ये मेरी फ्रेंड्स हैं, एबल और एनली। ये वो राउंड फेस्ड बॉय था जिसे पहले ड्यूक ने देखा था, और एनली वो छोटी सी गर्ल थी जिसके फेस पर फ्रेकल्स थे। हेलो, ड्यूक ने दोनों की तरफ नॉड किया। साइमन का इंटेंशन समझने से पहले ड्यूक कॉशियस था, लेकिन एमिकेबल इनफ था ताकि कोई एनिमी न बनाए। हम भी न्यूली जॉइंड विजर्ड अप्रेंटिसेस हैं ब्लैक सेल के। आप इस क्लास के बाद कौन सा कोर्स एनरोल करने वाले हो? साइमन ने पूछा। ड्यूक ने शेक किया। मुझे अभी तक पता नहीं है। साइमन ने थोड़ा सोचा और बोला, तो फिर आप हमारे साथ मिस्टर जोडे का मैजिक बेसिक थ्योरी कोर्स एनरोल कर सकते हैं। ये बिगिनर विजर्ड अप्रेंटिसेस के लिए काफ़ी अच्छा कोर्स है। कई विजर्ड अप्रेंटिसेस अपनी सेकंड फ्री कोर्स अपॉर्चुनिटी स्पेल सीखने में वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये फ्री कोर्स का चांस कुछ और सीखने के लिए यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैजिक बेसिक थ्योरी कोर्स स्पेल कास्टिंग का फाउंडेशनल नॉलेज देता है, जो फ्यूचर में किसी भी स्पेल मास्टरी के लिए यूज़फुल है। एक विज़र्ड के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है कि वो हर स्पेल सिर्फ दूसरों से सीखे। अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी ही ज़रूरी है। ये कोर्स प्रिसाइसली ये एबिलिटी सिखाता है और फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। शुरू में ये चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन ग्रोथ के प्रोसेस में रिवॉर्ड काफ़ी एम्पल होगा। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन, आई चेक इट आउट लेटर। ड्यूक ने नॉड किया। वो देख सकता था कि साइमन इंटेंशनली गुडविल शो कर रहा है, शायद ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने के लिए। ये बिहेवियर ब्लैक सेल में कॉमन है, जहां विजर्ड अप्रेंटिसेस एक दूसरे के साथ बॉन्ड होकर वार्मथ और इन्फॉर्मेशन चैनल्स एक्सपैंड करते हैं और चीज़ें ईजियर हो जाती हैं। साइमन किसी विजर्ड क्लैन से नहीं था, उसका सिर्फ एक ब्रदर सिल्वर हैंड में था, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा नॉलेजेबल था। ड्यूक उनके साथ चैट करते हुए क्लासरूम से निकलते हुए उन्हें समझ रहा था। वो दूसरों के साथ बॉन्ड होने में अगेंस्ट नहीं था, लेकिन पहले समझना चाहता था, इसलिए थोड़ा कॉशियस लग रहा था। ड्यूक फिर लर्निंग एरिया के लॉबी में आया और वहाँ बुलेटिन बोर्ड पे मैजिक बेसिक थ्योरी देख लिया, जिसका इनरोलमेंट फ़ी काफ़ी हाई था, 8 लेसर मैजिक स्टोन्स। क्लास 2 सेशंस में डिवाइडेड थी, मॉर्निंग और आफ्टरनून, इसलिए हायर प्राइस जस्टिफाइड थी। ये इंस्ट्रक्टिंग विजर्ड्स मनी के लिए नहीं करते, इंटरनल ब्लैक सेल कंट्रीब्यूशन के लिए करते हैं। उनके ये फ्यू लेसर मैजिक स्टोन्स काम के नहीं लगते। ब्लैक सेल एक्टिवली इंस्ट्रक्टिंग विजर्ड्स को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स देता है और कोर्सेज का क्वालिटी इवैल्यूएट करता है, इसलिए क्लासेस कैजुअली ओपन नहीं हो सकते। ड्यूक लॉबी में स्ट्रोल करता हुआ दूसरों की कोर्स डिस्कशंस ईव्सड्रॉप कर रहा था। सब कुछ ठीक लगने के बाद उसने मैजिक बेसिक थ्योरी कोर्स एनरोल कर लिया, जो 3 डेज में स्टार्ट होगा और पूरा दिन चलेगा। जैसे पहले ड्यूक ने सेकंड हैंड कॉपी बाय की। ये बुक काफ़ी हैवी थी, ऑलमोस्ट डबल थिकनेस डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन टेक्निक के, और कंटेंट काफ़ी वास्ट था। Although named basic theory,
कंटेंट बहुत एक्सटेंसिव था। इस बुक को देखकर ड्यूक ने एस्टिमेट किया कि इसको फिनिश करने में टाइम लगेगा। कोर्स पूरे दिन का ही शॉर्ट लगता है कंटेंट के कंपैरिजन में। ये बुक भी काफ़ी महंगी थी, इवन सेकेंड हैंड, 6 लेसर मैजिक स्टोन्स, मेडिटेशन टेक्निक की 6 टाइम्स। ड्यूक थोड़ा पैसे का पेन फील कर रहा था, लेकिन ये नेसेसरी एक्सपेंडिचर था, सेव नहीं किया जा सकता। उसको वेट करना पड़ेगा, बुक मास्टर करने के बाद सेल करके कुछ पैसा वापस लेना, जैसे प्रेडिसेसर्स करते थे। लेट नाइट वॉशिंग अप के बाद ड्यूक बेड पर बैठा मेडिटेशन के लिए रेडी, तभी नेक्स्ट रूम से मफल्ड ब्रीदिंग सुनाई दी। साउंड सॉफ्ट था, लेकिन लेट नाइट और पूरा ब्लैक सेल एकेडमी आइलैंड क्वाइट था, और ड्यूक की हियरिंग अबव एवरेज थी, इसलिए क्लियरली सुन रहा था। ड्यूक थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहा था। उसको एक्सपेक्ट नहीं था कि रूम इंटीरियर्स मेडिटेशन के बावजूद इतने साउंड परमिएबल होंगे। थोड़ी देर वेट की, लेकिन नेक्स्ट रूम का साउंड कंटिन्यू हुआ, तो ड्यूक के पास ऑप्शन नहीं था। बेडरूम छोड़कर लिविंग रूम में मेडिटेशन करने गया। स्लीप का इशू नहीं था, क्योंकि अब वो मेडिटेट करेगा। डोर क्लोज करके सोफा पर क्रॉस लेगेड बैठा और मेडिटेटिव स्टेट में एंटर होते ही सराउंडिंग फ्री एनर्जी पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया। चैप्टर 67 द फीमेल नेबर। ड्यूक के परसेप्शन में सबसे ज़्यादा फ्री एनर्जी पार्टिकल्स अब भी वाटर एलिमेंटल पार्टिकल्स ही थे। साथ में कुछ और टाइप्स भी थे। उसने ट्राई किया कि दूसरे टाइप्स के फ्री एनर्जी पार्टिकल्स भी अब्जॉर्ब करे, और वैसे भी स्पीड थोड़ी स्लो थी। ड्यूक एंग्शियस नहीं था। वो धीरे धीरे वेरियस टाइप्स के फ्री एनर्जी पार्टिकल्स अब्जॉर्ब कर रहा था। अब सिर्फ वाटर एलिमेंटल पार्टिकल्स पे फोकस नहीं कर रहा था। ये अप्रोच उसकी मेडिटेशन स्पीड थोड़ी स्लो कर रही थी, लेकिन फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल थी। अगर वो सिर्फ वाटर एलिमेंटल पार्टिकल्स ही अब्जॉर्ब करता रहा, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेजुअली सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स के लिए अडेप्ट होती और पाथ नैरो हो जाता। सुबह ड्यूक ने अपनी आंखें खोली, एक रात की मेडिटेशन प्रैक्टिस के बाद। डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन टेक्निक लेवल 1, 142 ऑफ 1000। उसने स्किल ट्री देखा। स्पिरिचुअल पावर अब भी 10.1 पर था। कोई नोटिसेबल इंक्रीज नहीं था, लेकिन ड्यूक क्लियरली फील कर सकता था कि उसका स्पिरिचुअल पावर पहले से स्ट्रॉन्गर था। मेडिटेशन का इफेक्ट काफ़ी एविडेंट था। थोड़ी मैजिक पावर भी उसके अंदर फ्लो कर रही थी। रीसेंट मेडिटेशन प्रैक्टिस के थ्रू एक्यूमुलेट हुई। ड्यूक ने डोर खोला और एक कूल ब्रीज अंदर आई। काफ़ी रिफ्रेशिंग फील हुई। हवा के साथ थोड़ा सा सॉल्टीनेस भी आ रहा था, जो आइलैंड के आसपास के सी से आता था। ड्यूक डोर पर खड़ा होकर स्ट्रेच किया, मसल्स और बोन्स को मूव किया। तभी नेक्स्ट डोर का डोर खुला और एक मेल विज़र्ड बाहर निकला। ड्यूक को देखकर थोड़ा एम्बैरेस्ड लग रहा था और जल्दी से डोर बंद करके चला गया। डोर के अंदर एक फीमेल विच अप्रेंटिस थी, कैमिसोल में लंबे बालों के साथ। फेयर स्किन थोड़ी डोर गैप से दिख रही थी और लग रहा था कि पैंट्स नहीं पहनी थी। फीमेल विज़र्ड ने ड्यूक को देखा, विंक किया और डोर का गैप डेलिब्रेटली वाइडन किया सीन दिखाने के लिए। फिर एक मोमेंट के बाद जेंटली डोर क्लोज कर दिया। ड्यूक ने ये सीन ऑब्जर्व किया, सोचता हुआ लगा कि कुछ ऑफ है। दोनों कपल रिलेशन में लग नहीं रहे थे। उसने ज़्यादा सोचा नहीं, कुछ कोल्ड ब्रेड खाया और फिर ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। अब ड्यूक ब्रीदिंग टेक्निक सिर्फ अपने बॉडी को ट्रेन करने के लिए प्रैक्टिस करता था, क्योंकि अब मास्टरी गेन नहीं होती थी, बस हैबिट बन गई थी। विज़र्ड अप्रेंटिस बनने के बाद ट्रेनिंग टाइम काफ़ी रिड्यूस हो गया था। मेडिटेशन हो या रीडिंग, दोनों के लिए लॉन्ग टाइम एक जगह स्टे करना रिक्वायर्ड होता था और ओकेजनल एक्टिविटी बॉडी के लिए बेनिफिशियल थी। ट्रेनिंग के बाद ड्यूक वो थिक मैजिक बेसिक थ्योरी बुक उठाने वाला था, तभी किसी ने डोर नॉक किया। उसने डोर खोला
और वो फीमेल विच अप्रेंटिस नेक्स्ट डोर खड़ी थी, सिर्फ वाइट बाथ टावल पहने। टावल लो पोजीशन में उसके वॉल्यूप्टियसनेस को फुल्ली रिवील कर रही थी। हेलो, सॉरी टू बॉदर यू, मेरा वाटर सडनली घर में ख़त्म हो गया, क्या मैं आपका बाथरूम बोरो कर सकती हूँ? फीमेल विच अप्रेंटिस सॉफ्टली बोली। नो। ड्यूक ने तुरंत डोर बंद कर दिया। ऑफ कोर्स वो कंप्लीट स्ट्रेंजर को अपने रूम में अलाउ नहीं करता, स्पेशली जब वो विज़र्ड अप्रेंटिस हो। कौन जाने क्या मीन्स यूज़ करे। ड्यूक लस्ट ड्रिवन नहीं था, उसको अपनी सेफ्टी इम्पॉर्टेंट थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ड्यूक ने फील किया कि ये नेबर शायद क्लीन नहीं है और वो टावल के साथ बाथटब यूज़ नहीं करने दे सकता। क्या पता कुछ कैच हो जाए। डोर पर हैना थोड़ी डम्फाउंडेड थी। उसने काफ़ी फॉलोअप्स प्रिपेयर किए थे, लेकिन ड्यूक ने इतना डायरेक्टली डोर बंद कर दिया बिना चांस दिए कुछ कहने का। उसने फिर से डोर नॉक किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। रिलक्टेंटली वो बेयरफुट अपने रूम वापस गई। अब ड्यूक ब्रीदिंग टेक्निक सिर्फ अपने बॉडी को ट्रेन करने के लिए प्रैक्टिस करता था, क्योंकि अब मास्टरी गेन नहीं होती थी, बस हैबिट बन गई थी। विज़र्ड अप्रेंटिस बनने के बाद ट्रेनिंग टाइम काफ़ी रिड्यूस हो गया था। मेडिटेशन हो या रीडिंग, दोनों के लिए लॉन्ग टाइम एक जगह स्टे करना रिक्वायर्ड होता था, और ओकेजनल एक्टिविटी बॉडी के लिए बेनिफिशियल थी। ट्रेनिंग के बाद ड्यूक वो थिक मैजिक बेसिक थ्योरी बुक उठाने वाला था, तभी किसी ने डोर नॉक किया। उसने डोर खोला और वो फीमेल विच अप्रेंटिस नेक्स्ट डोर खड़ी थी, सिर्फ वाइट बाथ टावल पहने। टावल लो पोजीशन में उसके वॉल्यूप्टियसनेस को फुल्ली रिवील कर रही थी। हेलो, सॉरी टू बॉदर यू, मेरा वाटर सडनली घर में ख़त्म हो गया, क्या मैं आपका बाथरूम बोरो कर सकती हूँ? फीमेल विच अप्रेंटिस सॉफ्टली बोली। नो। ड्यूक ने तुरंत डोर बंद कर दिया। ऑफ कोर्स वो कंप्लीट स्ट्रेंजर को अपने रूम में अलाउ नहीं करता, स्पेशली जब वो विज़र्ड अप्रेंटिस हो। कौन जाने क्या मीन्स यूज़ करे। ड्यूक लस्ट ड्रिवन नहीं था, उसको अपनी सेफ्टी इम्पॉर्टेंट थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ड्यूक ने फील किया कि ये नेबर शायद क्लीन नहीं है और वो टावल के साथ बाथटब यूज़ नहीं करने दे सकता। क्या पता कुछ कैच हो जाए। डोर पर हैना थोड़ी डम्फाउंडेड थी। उसने काफ़ी फॉलोअप्स प्रिपेयर किए थे, लेकिन ड्यूक ने इतना डायरेक्टली डोर बंद कर दिया बिना चांस दिए कुछ कहने का। उसने फिर से डोर नॉक किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। रिलक्टेंटली वो बेयरफुट अपने रूम वापस गई। डोर बंद करने के बाद ड्यूक अभी भी रीसेंट इवेंट्स को रिकॉल कर रहा था। सिर्फ तभी रिलीफ फील किया जब कंफर्म हुआ कि नेबर ने कुछ नहीं किया। वो रफली गेस कर सकता था कि नेबर का इंटेंशन क्या था। ये चीज़ें विज़र्ड अप्रेंटिसेस के बीच कॉमन थीं। विज़र्डरी प्रैक्टिस रिसोर्सेज रिक्वायर करती है, और जिनके पास बैकग्राउंड या टैलेंट नहीं था, वो विज़र्ड अप्रेंटिस लाइफ टफ जीते थे। काफ़ी फीमेल विच अप्रेंटिसेस विज़र्ड्स पर डिपेंड करके रिसोर्सेज गेन करते थे। ब्लैक सेल के अंदर कुछ ऑफिशियल विज़र्ड्स ये काम करते थे, और उनके अंडर डजन्स ऑफ फीमेल विच अप्रेंटिसेस होते थे, नॉमिनली स्टूडेंट्स के रूप में, लेकिन सब जानते थे अंडरलाइंग मर्कीनेस को। जो लोग डिपेंड करने के लिए नहीं मिलते, वो कभी कभी पैसा कमा लेते, जैसे ये फीमेल विच नेक्स्ट डोर। विज़र्ड्स की लाइफ इवन ज़्यादा डेकेडेंट होती है, और उनके लॉन्ग लाइफ स्पैन की वजह से ऑर्डिनरी स्टिमुलाई का नॉवेल्टी लॉस्ट हो जाता है। ड्यूक ने पास्ट फ्यू डेज में काफ़ी आउटरेजस टेल्स सुनी है, और सिर्फ सोच सकता है कि ये विज़र्ड्स कितना वाइल्ड प्ले करते हैं। उसने हेड शेक किया, थॉट्स क्लियर किए, और मैजिक बेसिक थ्योरी बुक उठाई स्टडी के लिए। बुक काफ़ी कंटेंट रखती है, लेकिन फंडामेंटल भी है। बिगिनर विज़र्ड अप्रेंटिसेस के लिए फ्रेंडली, जैसे ड्यूक, जिसका ज़ीरो फाउंडेशन था। विज़र्ड अप्रेंटिस स्टेज के स्पेल्स को लेसर स्पेल्स कहते हैं। उसके ऊपर लेवल 1 मैजिक, लेवल 2 मैजिक और आगे। ब्रास रिंग का एन्चांटमेंट ड्यूक के हाथ में लेसर स्पेल था, और डीमनाइज्ड आइटम्स पे एन्चांट किए गए स्पेल्स भी लेसर स्पेल्स थे।
आर्टिफैक्ट्स जो लेवल 1 मैजिक एन्चांट कर सकते हैं उन्हें विचक्राफ्ट आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्गर और पावरफुल कैपेबिलिटीज़ वाले। अभी ड्यूक को सिर्फ लेसर स्पेल्स पे फोकस करना था, लेकिन लेसर स्पेल्स भी वास्टली डिफर करते हैं। उसने नोटिस किया एक नया कॉन्सेप्ट, मैजिक मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। हर मैजिक का अपना मैजिक मॉडल होता है और विज़र्ड को उस मॉडल को सक्सेसफुली सॉलिडिफाई करना होता है माइंड में, ताकि मैजिक मास्टर हो जाए। कॉम्प्लेक्सिटी यूनिट्स में मेजर होती है N से, जहां N1 सिंपलेस्ट मैजिक होती है। एग्जाम्पल के लिए कॉमन कम्युनिकेशन मैजिक विज़र्ड्स मार्क कॉम्प्लेक्सिटी N1 की है। बुक ये मैजिक एग्जाम्पल के लिए यूज़ करती है बेसिक ऑपरेशनल प्रिंसिपल समझाने के लिए। मोस्ट कॉमन एलिमेंटल मैजिक इन्वॉल्व मैजिक पावर और स्पिरिचुअल पावर को ड्राइविंग फोर्स के तौर पर सराउंडिंग एलिमेंटल पार्टिकल्स को मोबिलाइज करके पावरफुल एलिमेंटल मैजिक अनलीश करने के लिए। लेकिन एलिमेंटल मैजिक सिर्फ एक कैटेगरी नहीं है विज़र्ड स्पेल्स की। दूसरे मैजिक टाइप्स सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होते हैं, जिसे ड्यूक अभी एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे रीगन का रबर पर्पल मैन स्पेल जो ड्यूक ने पहले देखा था, कास्टिंग मटेरियल्स रिक्वायर करता था और अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे, कई नॉलेज डोमेन्स इन्वॉल्व करते हुए। अननोइंगली ड्यूक पूरा दिन पढ़ गया, पर सिर्फ 1 डज़न पेजेस कंप्लीट हुए। बुक 1000 पेजेस से ऊपर थी। उसने स्किल ट्री में कोई न्यू ब्रांच नहीं देखा, इंडिकेटिंग मैजिक बेसिक थ्योरी स्किल कंसिडर नहीं हो सकता। ड्यूक ने सोचा शायद नॉलेज बेस्ड कंटेंट सिर्फ एक्यूमुलेशन और फाउंडेशन के लिए होता है, एबिलिटी इमीडिएटली यूटिलाइज नहीं होती, इसलिए स्किल ट्री पे रिफ्लेक्ट नहीं होती। लेकिन वो वरिड नहीं था। जैसे जैसे वो स्पेल्स और मेडिटेशन टेक्निक्स में लेवल्स इंक्रीज करेगा, एक्सपीरियंस और नॉलेज नेचुरली उसके माइंड में इमर्ज होगा। चैप्टर 68 विज़र्ड्स मार्क। ड्यूक का सबसे बड़ा सहारा अब भी स्किल ट्री था। जैसे जैसे वो अलग अलग स्किल्स की प्रोफिशिएंसी ग्राइंड करता, उसे काफ़ी नॉलेज मिलती। इन नॉलेज के कंपैरिजन में एट्रीब्यूट पॉइंट्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं लगते थे। मोरियन लैंग्वेज लेवल अप, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स +1। मोरियन लैंग्वेज लेवल 5, कॉन्स्टिट्यूशन 12, स्ट्रेंथ 12.6, एजिलिटी 12, स्पिरिट 10.1, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स 4। जब ड्यूक पढ़ रहा था, उसका मोरियन लैंग्वेज अननोइंगली मैक्स लेवल तक पहुंच गया और उसमें एक फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट अर्न किया। लेकिन ट्रेट्स या टैलेंट्स कोई नहीं मिले। उसने बचे हुए फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स देखे, थोड़ा सोचा, फिर 2 पॉइंट्स स्पिरिट में ऐड किए और 2 पॉइंट्स रिजर्व में रखे। ड्यूक ओरिजिनली प्लान कर रहा था कि अपने फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट सेव रखे, ताकि जब नॉर्मल मीन्स से स्पिरिचुअल पावर इम्प्रूव करना मुश्किल हो, तब उसे बूस्ट कर सके। लेकिन अब विज़र्ड पाथ के शुरुआत में हायर स्पिरिचुअल पावर होने से ग्रोथ फास्ट होगी और स्ट्रेंथ थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनेगी। मैजिक बेसिक थ्योरी बुक से ड्यूक ने सीखा कि स्पिरिचुअल पावर प्रीवियस लाइफ में इंजन के जैसे है और मैजिक पावर फ्यूल के जैसे। स्पिरिचुअल पावर फाउंडेशन है। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर, उतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट स्पेल्स का होगा। ड्यूक ने अपनी स्पिरिचुअल पावर 12.1 कर दी, ताकि फ्यूचर में कुछ स्पेल्स मास्टर करना थोड़ा इजी हो जाए। उसे इंक्रीजिंगली लग रहा था कि उसके पास टाइम काफ़ी नहीं है। विज़र्ड अप्रेंटिस बनने के बाद ग्राइंड करने वाले स्किल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 24 आवर्स का दिन काफ़ी नहीं होगा। 2 दिन बाद सुबह सुबह ड्यूक और वो 3 लोग टियर्ड लेक्चर हॉल में क्लास अटेंड करने गए। जोड एक ओल्ड मैन था, वाइट हेयर के साथ, राउंड फ्रेम्ड ग्लासेस पहनी हुई, सीरियस एक्सप्रेशन के साथ, ईजिली अम्यूज्ड नहीं लगता था।
ड्यूक ने साइमन से पहले सुन रखा था कि जोड एक पावरफुल लेवल 1 मेज है और थोड़ा टेम्परामेंटल भी है, इसीलिए उसको गुस्सा मत दिलाना। ब्लैक सेल में एक ऑफिशियल विज़र्ड के लिए कैजुअली कुछ विज़र्ड अप्रेंटिसेस एग्जीक्यूट करना नॉर्मल है, और कोई ऑफिशियल विज़र्ड के खिलाफ एक्शन नहीं लेता अनलेस वो विज़र्ड अप्रेंटिसेस का बैकग्राउंड स्ट्रांग हो। ज़्यादा से ज़्यादा वर्बल रेप्रिमांड और सिंबॉलिक फाइन मिलेगा और काम खत्म। क्लास बिगिन्स। जोड ने शार्पली ग्लांस मारा क्लास की तरफ। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। लेक्चर हॉल में ऑलमोस्ट सिर्फ क्विल्स की स्क्रैचिंग की आवाज़ थी और कोई आउट ऑफ टर्न बोलने की हिम्मत नहीं करता। पूरा मॉर्निंग जोड ने मैजिक बेसिक थ्योरी बुक का कंटेंट एक्सप्लेन किया। उसने इस हेफ्टी बुक को क्लियर लाइन में ऑर्गेनाइज किया, डजन्स ऑफ नॉलेज नोड्स में डिवाइड करके। अपने नोटबुक में नॉलेज नोड्स देखते हुए ड्यूक को सडनली बुक का कंटेंट क्लियर फील हुआ। पहले जितना वेग लग रहा था, अब उतना नहीं। पास्ट 2 डेज सेल्फ स्टडी में बुक का कंटेंट सी जैसा कॉम्प्लेक्स लगता था, पावरलेस फील होता था और स्टार्ट करने का तरीका नहीं मिलता था। अब जोड के एक्सप्लेनेशन के बाद स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। फ्यूचर स्टडी इजी हो जाएगी बस स्ट्रक्चर पे फोकस करके। लंच ब्रेक 1 घंटे का था। ड्यूक और साइमन कुछ ब्रेड, क्योर्ड मीट और पिकल्स खाए। फूड फ्री था लेकिन टेस्ट उतना अच्छा नहीं था। वो दोनों फ्रूगल थे, मैजिक स्टोन से डेलिकेसीज नहीं खरीदते, बस पेट फिल करना ही टारगेट था। आफ्टरनून में जोड ने विज़र्ड्स मार्क स्पेल एग्जाम्पल के लिए यूज़ किया और उन्हें गाइड किया कि कैसे मैजिक मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैजिक मॉडल को बिल्ड करना माइंड में एनग्रेव करना पड़ता है स्पिरिचुअल पावर के साथ। पूरे प्रोसेस में स्पिरिचुअल पावर चाहिए। अगर स्पिरिचुअल पावर इनसफिशिएंट हो तो प्रोसेस कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ड्यूक ने पहले अपनी स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज की थी। विज़र्ड्स मार्क विज़र्ड्स का सबसे कॉमन स्पेल है और ऑलमोस्ट सबको पता है। इस स्पेल का मैजिक मॉडल एक्सट्रीमली सिंपल है, सिर्फ कुछ लाइंस का, स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी टू अंडरस्टैंड। टाइम के साथ मैजिक मॉडल ऑफ विज़र्ड्स मार्क स्ट्रीमलाइन हो गया है। विज़र्ड्स टैलेंटेड लोगों से कभी लैकिंग नहीं होते और एक्सप्लोरेशन का स्पिरिट भी हमेशा होता है। रिपीटेड ऑप्टिमाइजेशन के बाद विज़र्ड्स मार्क इतना रिफाइंड हो गया कि आगे इम्प्रूवमेंट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ड्यूक ने आंखें बंद की, सीट में बैठकर ब्रेथ एडजस्ट किया और मैजिक मॉडल कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया जैसे जोड ने इंस्ट्रक्शन दिया। उसका स्पिरिचुअल पावर ज़्यादा था कंपेयर टू बाकी प्रेजेंट लोगों से। प्रोसेस सिंपल हो गया। माइंड में एक ब्लू थ्रेड अपीयर हुआ जो ड्यूक के कंडेंस्ड स्पिरिचुअल पावर से बना। थ्रेड कंटिन्यूअसली वीव और कर्व होता रहा और ग्रेजुअली विज़र्ड्स मार्क का मैजिक मॉडल फॉर्म होता गया। मोमेंट्स लेटर मैजिक मॉडल शेप ले चुका था, मतलब ड्यूक ने अपनी लाइफ का पहला स्पेल मास्टर कर लिया। साथ ही स्किल ट्री से एक ब्रांच एक्सटेंड हुई। विज़र्ड्स मार्क लेवल 1, 1 of 100। एक थॉट से ड्यूक ने थोड़ा मैजिक पावर मैजिक मॉडल में इन्फ्यूज़ किया और विज़र्ड्स मार्क एक्टिवेट हो गया। उसकी विजन में एक एम्प्टी लिस्ट अपीयर हुई जो रिप्रेजेंट करती थी कि उसने अभी तक किसी का विज़र्ड्स मार्क रिकॉर्ड नहीं किया। विज़र्ड्स मार्क सिंपल लगता है लेकिन फंक्शन पावरफुल है। एक विज़र्ड्स मार्क रिकॉर्ड होने के बाद विज़र्ड प्लेन के अक्रॉस कम्युनिकेट कर सकते हो, अनलेस कोई स्पेशल लोकेशन हो। जैसे एपलेशियन कॉन्टिनेंट में ड्यूक फ्लोरेंस कॉन्टिनेंट के किसी को विज़र्ड्स मार्क से कम्युनिकेट कर सकता है। इतनी वास्ट डिस्टेंस ब्रिज हो जाती है। जोड के अकॉर्डिंग ये स्पेल सिंपल नहीं है। कई प्रेडिसेसर सेजेस की मेहनत इस इफेक्ट को इनेबल करती है और काफ़ी विज़र्ड्स का एफर्ट सेव करती है। एग्जैक्ट क्या किया वो इंडिविजुअल्स ने, जोड एलैबोरेट नहीं किया। लाइकली हाई लेवल डोमेन्स इन्वॉल्व होते हैं।
विज़र्ड अप्रेंटिसेस के लिए ड्यूक और बाकी को इन चीज़ों का कंसर्न नहीं लेना चाहिए। मोस्ट लाइफ टाइम में कभी इनकाउंटर नहीं होते। विज़र्ड्स मार्क मास्टर करने के बाद ड्यूक ने जल्दी से साइमन के साथ मार्क्स एक्सचेंज किए। साइमन पहले से ही ये माइनर स्पेल मास्टर कर चुका था, मेनली मैजिक बेसिक थ्योरी नॉलेज के लिए अटेंड कर रहा था। कैन यू रिसीव दिस? साइमन साइलेंटली सेंड इन्फॉर्मेशन बर्स्ट विज़र्ड्स मार्क से। ड्यूक ने क्विकली रिप्लाई किया, मार्किंग फर्स्ट यूज ऑफ विज़र्ड्स मार्क। विज़र्ड्स मार्क प्रोफिशिएंसी +1। स्किल ट्री से इन्फॉर्मेशन देखकर ड्यूक ने सोचा कि स्पेल प्रोफिशिएंसी ग्राइंड करने के लिए किसी से चैट करना पड़ेगा। विज़र्ड्स मार्क से ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन सब स्पिरिचुअल पावर फॉर्म में होती है, लेकिन टेक्स्ट, इमेजेस और डायनामिक इमेजरी के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है। लेकिन लो स्पिरिचुअल पावर वाले विज़र्ड अप्रेंटिसेस डायनामिक इमेजरी यूज नहीं कर सकते। ड्यूक को फिर से स्पिरिचुअल पावर के थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन का एडवांटेज फील हुआ। एफिशिएंटली मैसेज कन्वे होता है और इंटेंडेड मीनिंग कंप्लीटली कम्युनिकेट होता है। टेक्स्ट या स्पीच में इंटेंडेड मीनिंग काफ़ी लॉस्ट हो जाता है, लेकिन स्पिरिचुअल पावर परफेक्टली अवॉइड करता है इस प्रॉब्लम को। चैप्टर 69 विवियंस लेटर। मैजिक बेसिक थियोरी क्लास कंप्लीट करने के बाद ड्यूक के पास अब एक बेसिक अप्रोच और डायरेक्शन था मैजिक सीखने के लिए। एक दिन का कोर्स ज़्यादा कंटेंट कवर नहीं कर सकता, लेकिन ड्यूक को मैजिक बेसिक थियोरी का ओवरऑल स्ट्रक्चर समझने में काफ़ी हेल्प मिली। जब वो इस सेट ऑफ कंटेंट को थरली समझ लेगा, सेल्फ लर्निंग दूसरे मैजिक स्पेल्स बहुत इजी हो जाएगा, कम से कम एक बेसिक मेथडोलॉजी और थ्योरेटिकल फाउंडेशन के साथ। विज़र्ड्स मार्क मास्टर करने के बाद ड्यूक नेचुरली पहली बार कांटेक्ट करना चाहता था विवियन से, लेकिन अगर किसी और विज़र्ड का मार्क रिकॉर्ड करना हो तो फेस टू फेस एक्सचेंज करना पड़ता था, जो थोड़ा ट्रबलसम था। ड्यूक ने सोचा और डिसाइड किया कि वो थॉर्न होली टावर को एक लेटर लिखेगा विवियन को इस बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। एकेडमी आइलैंड में एक जगह है लेटर्स भेजने और रिसीव करने के लिए। वहाँ लेटर्स डिलीवर नहीं करते, बस इंक्वायरी करनी पड़ती है कि कोई मेल है या नहीं। डॉर्मेट्री वापस जाके ड्यूक ने क्विल पेन निकाला और एक लेटर लिखा। ब्रीफ, बस रीसेंट सिचुएशंस का जिक्र किया। फिर वो मेल रिसेप्शन गया, कुछ सिल्वर कॉइन स्पेंड करके लेटर सेंड किया और कैजुअली पूछा अगर कोई मेल उसके लिए है, और सरप्राइज, एक लेटर वहाँ था। लेटर विवियन का था और कुछ दिन पहले ही आ चुका था। अपनी ब्लैक सेल बैज से आइडेंटिटी वेरीफाई करने के बाद ड्यूक ने लेटर ले लिया। रूम में ओपन किया और देखा कि लेटर के साथ एक छोटा ब्लैक क्यूब भी था, पर्पस अननोन। विवियन ने कुछ दिन पहले ये लेटर लिखा था और अपने थॉर्न होली टावर के जॉइनिंग एक्सपीरियंसेस का जिक्र किया था। थॉर्न होली टावर जॉइन करते ही विवियन डायरेक्टली ग्रेस की स्टूडेंट बन गई। वहाँ जाके उसने सीखा कि ग्रेस एक लेवल 3 ग्रेट विज़र्ड है, एक्सट्रीमली पावरफुल और हाई पोजीशन होल्ड करती है। ग्रेस की स्टूडेंट होने के नाते रिसोर्स इश्यूज का टेंशन नेचुरली नहीं था, लेकिन प्रेशर इमेंस था, क्योंकि ग्रेस ने एक्सट्रीमली टाइट कोर्सेज अरेंज किए थे और उनके लिए लॉन्ग लिस्ट ऑफ लेसन्स रेडी थी। विवियन रीसेंट डेज में हाई इंटेंसिटी स्टडी में थी, अर्ली मॉर्निंग से लेट नाइट तक लर्निंग, इंटेंसिटी काफ़ी हाई थी। लेटर में विवियन ने मेंशन किया कि उसने विज़र्ड्स मार्क स्पेल सीख लिया और मार्किंग एनग्रेविंग छोड़ा। मार्किंग एनग्रेविंग एक एल्केमी क्रिएशन है विज़र्ड्स मार्क स्टोर करने के लिए। ये डेवलप हुआ था ताकि विज़र्ड्स के बीच विज़र्ड्स मार्क्स एक्सचेंज ईजी हो जाए। छोटा सा आइटम है, लेकिन चीप नहीं। मार्केट प्राइस एक मार्किंग एनग्रेविंग का ओवर 20 लेवल 2 मैजिक स्टोन्स है। अगर विवियन ने लेटर में नहीं बताया होता, ड्यूक को पता ही नहीं चलता कि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है।
लेटर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके ड्यूक ने अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करके मार्किंग एनग्रेविंग एक्टिवेट की और एक मार्क अपने विजर्ड्स मार्क में इंपोर्ट हुआ। ड्यूक के विजर्ड्स मार्क में एक एडिशनल मार्क अपीयर हुआ, विवियन का। उसने ट्राई करके मैसेज भेजा और शॉर्टली रिप्लाई मिला, ड्यूक। विवियन ने फेमिलियर ऑरा सेंस किया स्पिरिचुअल पावर फ्लक्चुएशन से। I thought the letter hadn't been delivered. I've been waiting for days with no news. They don't deliver letters on this side. I didn't expect you to write to me so early. ड्यूक ने रिप्लाई किया। विवियन थिक बुक लेके रोड पर क्लास की तरफ जा रही थी और बोली, I have a class soon. If teacher finds out I'm distracted chatting with a wizard's mark, I'm done for. Let's talk tonight instead. Be careful over there. I've been learning some things about Black Sail these days. Among the wizard apprentices over there, violence often occurs. Management isn't as strict as Thornholy Tower. Be extra careful. Duke replied, I understand. Past few days में ड्यूक ऑलरेडी फील कर चुका था कि अकेडमी आइलैंड सरफेस पे काम लगती है, लेकिन एक्चुअली केओटिक और डिसऑर्डरली है। अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी, ड्यूक अननेसेसरी ट्रबल अवॉइड करने के लिए बाहर नहीं निकलता। 5 days later, डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन टेक्निक लेवल अप, स्पिरिचुअल पावर +0.5, डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन लेवल 2, 1 out of 1500, spirit 12.8। In 5 days of meditation practice, ड्यूक ने फाइनली ग्राइंड मेडिटेशन टेक्निक को लेवल 2 तक ले आया। स्किल ट्री ने 0.5 स्पिरिचुअल पावर ग्रांट किया। ओरिजिनली स्पिरिचुअल पावर 12.1 था और इस पीरियड में मेडिटेशन प्रैक्टिस से ऑटो इंक्रीज 0.1 हुआ और 0.1 स्पिरिचुअल पावर विजर्ड्स मार्क लेवलिंग से मिला। विवियन का विजर्ड्स मार्क एंड होने के बाद वो लोग रात को ऑफन चैट करते, अननोइंगली स्पेल प्रोफिशिएंसी बूस्ट करते। ड्यूक को विजर्ड प्रैक्टिस की डिफ़िकल्टी का आइडिया लग गया कि हाफ मंथ ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस के बाद भी स्पिरिचुअल पावर सिर्फ 0.1 पॉइंट इंक्रीज हुआ। अगर स्किल ट्री नहीं होता, 15 पॉइंट्स ऑफ स्पिरिचुअल पावर अचीव करना मेडिटेशन से शायद फॉरएवर लग जाता। और जैसे एट्रीब्यूट्स में होता है, जितना हाई लेवल उतना हार्ड स्पिरिचुअल पावर इम्प्रूव करना। एप्टीट्यूड इनसफिशिएंट हो तो स्पिरिचुअल पावर 15 पॉइंट्स तक पहुंचने से पहले ही स्टैग्नेंट हो जाता है और आगे इम्प्रूव नहीं होता। ड्यूक ने स्किल ट्री देखा, मेडिटेशन टेक्निक ब्रांच अभी ग्रीन बड स्टेट में था। पता नहीं कितने लेवल्स में लीव्स ग्रो करेंगे। अगले हाफ मंथ ड्यूक मैजिक बेसिक थियरी बुक को डिवावर करते रहे, नॉलेज अब्जॉर्ब करते रहे, ग्रेजुअली फाउंडेशन बिल्ड करते रहे। हर दिन रीडिंग और मेडिटेटिंग के अलावा वो रात में विवियन से चैट करते, विजर्ड्स मार्क प्रोफिशिएंसी ब्रश अप करते। हाफ मंथ के बाद ड्यूक को बेसिक मैजिक थियरी का ग्रास्प रफली सॉलिड फील हुआ और प्लान किया कि अब प्रैक्टिकल स्पेल सिलेक्ट करके प्रैक्टिस स्टार्ट करे। विवियन के साथ डिस्कस किया तो वो इनसाइट्स शेयर करते। ड्यूक ने मेंशन किया कि वो इजीली वाटर एलिमेंटल एनर्जी पार्टिकल्स अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन टैलेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ लाइटली टच किया। विवियन ने ये सुनते ही क्विकली चेक किया और टीचर ग्रेस से कंसल्ट भी किया। फाइनल कंक्लूजन, ड्यूक को बेसिक थ्योरी ऑफ वाटर एलिमेंट बुक स्टडी करनी चाहिए। बुक का नाम बेसिक है, लेकिन कंटेंट प्रोफाउंडली डीप है। बेसिक थ्योरी ऑफ वाटर एलिमेंट सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन करती है वाटर एलिमेंट्स का यूज मैजिक में, कवरिंग वेरियस वाटर मैजिक एक्सट्रीमली रिच कंटेंट के साथ। अगर ड्यूक मास्टर कर लेता तो वो अपने लिए वाटर स्पेल्स डेवलप कर सकता, अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स डिज़ाइन कर सकता। शॉर्ट टाइम में अचीव करना टफ है, अर्ली स्टेज में कुछ मैजिक फ्लेक्सिबल यूज़ कर पाना अच्छी बात है। बुक का प्राइस बहुत हाई,
3 लेवल 1 मैजिक स्टोन्स, यानी ओवर 300 लेवल 2 मैजिक स्टोन्स। प्राइस सुन के ड्यूक थोड़ा डिजी हो गया। इवन सेलिंग हिमसेल्फ शायद इतना मनी नहीं मिलता। सेकेंड हैंड बाय करना भी मिनिमम 100 प्लस लेवल 2 मैजिक स्टोन्स मांगता है, जो उसके पास नहीं थे। लेकिन विवियन ने सॉल्व कर दिया। सेकेंड हैंड बेसिक थियोरी ऑफ वाटर एलिमेंट उसके लिए सेंड कर दिया। विवियन ने ड्यूक को सेंड करते समय कुछ नहीं बताया, बस बाद में मेंशन किया। चैप्टर 70 शैडो वाटर। विवियन ने इस बुक पे पैसा भी नहीं खर्च किया था, बस ग्रेस के शेल्फ से डायरेक्ट बोरो कर लिया था कुछ दिन के लिए। ग्रेस का अपना एक लाइब्रेरी है जहां हर फील्ड के बुक्स का भंडार है, एकदम ट्रेजर ट्रोव जैसे। एज हर स्टूडेंट विवियन नेचुरली कुछ बेसिक बुक्स बोरो कर सकती थी। जब ड्यूक के पास ये बुक आई, उसने देखा कि ये एक स्काई ब्लू कलर की बुक है और एक्सपेक्टेड से काफ़ी थिन है, इवन मैजिक बेसिक थ्योरी से भी पतली। बुक ओपन की और देखा एक यूनिवर्स अंदर कंटेन्ड है। ये बुक ऐसी है जो स्पिरिचुअल पावर के साथ रीड करनी पड़ती है। सब इन्फॉर्मेशन वर्ड्स यूज़ किए बिना कैरी होती है। ये बताता है कि बुक में कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। वर्ड्स यूज़ ना करना इसलिए भी है क्योंकि अगर वर्ड्स में होती, कंटेंट बहुत लंबा हो जाता। जब ड्यूक ने पहली बार रीड करना स्टार्ट किया तो इनिशियली ओवरवेलमिंग फील हुआ। लकीली उसने ऑलरेडी बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ मैजिक मास्टर कर लिया था, तो अंडरस्टैंडिंग इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। 3 days लेटर ड्यूक ने हाथ एक्सटेंड किया, मैजिक पावर सर्ज हुई और उसके पाम में छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स ग्रेजुअली कंडेंस होने लगी। ये ड्रॉपलेट्स मर्ज होके एक फिस्ट साइज का वाटर मास बन गई। ये सबसे बेसिक एप्लीकेशन ऑफ वाटर एलिमेंट है। मैजिक पावर से सराउंडिंग वाटर एलिमेंटल पार्टिकल्स अब्जॉर्ब करके विजिबल वाटर बनाया। ये अभी मैजिक नहीं कहलाता, बस वाटर एलिमेंट का बेसिक यूज़ है और ये वाटर सिर्फ थर्स्ट क्वेंच करने के काम आता है। लेकिन ऑलमोस्ट सारी वाटर मैजिक इसी फंडामेंटल पे बेस्ड है और इसी से एडवांस वाटर मैजिक इवॉल्व हुई है। ड्यूक ने रश नहीं किया, बस स्लोली वाटर एलिमेंट का कंट्रोल और यूटिलाइजेशन प्रैक्टिस किया। बेसिक्स मास्टर करने के बाद वो एक्चुअल वाटर मैजिक ट्राई करने लगा। वाटर एरो टेक्निक और वाटर शील्ड टेक्निक, ये दोनों सबसे बेसिक वाटर मैजिक है। इन दोनों के मैजिक मॉडल्स की कम्प्लेक्सिटी N2 है, काफ़ी सिंपल कंसिडर की जाती है। ड्यूक का हाई लेवल वाटर अफिनिटी टैलेंट यहाँ काम आया और उसने इजीली दोनों मैजिक मास्टर कर लिए, सक्सेसफुली मैजिक मॉडल्स कंस्ट्रक्ट कर लिए। वाटर एरो टेक्निक लेवल 1 1/100, वाटर शील्ड टेक्निक लेवल 1 1/100। एक थॉट के साथ ड्यूक ने अपने सामने वाटर फॉर्म्ड एरो कंडेंस किया, रेडी टू लॉन्च। इंडोर एनवायरनमेंट मैजिक रिलीज के लिए सूटेबल नहीं था। अगर कुछ ब्रेक हो गया तो लॉस उसका खुद का होता। वो बाहर गया, एक डिस्टेंट रॉक को एम किया और वाटर एरो टेक्निक रिलीज की। एरो फास्ट शूट हुआ, रॉक से डायरेक्टली हिट हुआ और वहाँ एक्सप्लोड हो गया। सिंपल वाटर से ये इफेक्ट नहीं होता। एरो में ड्यूक का मैजिक पावर इन्फ्यूज्ड था और वाटर एलिमेंट के साथ कंबाइन होके ये लीथैलिटी क्रिएट हुआ। मैजिक पावर जनरली डिग्रीज में मेजर होती है। ड्यूक के पास टेस्टिंग इक्विपमेंट नहीं था, तो उसने एस्टिमेट किया कि वाटर एरो टेक्निक इंटेंसिटी 0.1 डिग्रीज के आसपास है, विजिट के लिए ज़्यादा लीथल नहीं। अभी वो मैजिक से फेमिलियर नहीं था और मैजिक पावर भी ज़्यादा इन्फ्यूज नहीं था, बस ट्राई कर रहा था। ड्यूक ने ये भी नोटिस किया कि वो वाटर एरो रेंज अप टू 20 मीटर्स कंट्रोल कर सकता है। इस रेंज के अंदर स्पिरिचुअल पावर से वाटर एरो को प्रिसाइसली कंट्रोल कर सकता, इवन टर्न या रोटेट कर सकता।
ड्यूक को याद आया जब वो 2 हेडेड ओगर एनकाउंटर किया था और विवियन थंडरबॉल डॉज कर गई, पर फिर भी बॉल टर्न होके हिट हुई। ओगर का मैजिक कंट्रोल रेंज ज़्यादा नहीं था, विवियन उस रेंज में थी, इसलिए थंडरबॉल टर्न कर पाई। ड्यूक ने ट्राई किया, लेकिन बियॉन्ड इफेक्टिव रेंज वाटर एरो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हुए जाता जैसे नॉर्मल एरो। प्रिसाइज कंट्रोल पॉसिबल नहीं था। कंट्रोल प्रैक्टिस के दौरान वाटर एरो टेक्निक की प्रोफिशिएंसी भी ग्रेजुअली इंक्रीज हुई। वाटर एरो के बाद ड्यूक ने वाटर शील्ड टेक्निक प्रैक्टिस की। वाटर से एक शील्ड बन गया जिसका साइज और थिकनेस ड्यूक कंट्रोल करता। थिकनेस ज़्यादा, टाइम और मैजिक पावर ज़्यादा कंज्यूम होता। इन दोनों मैजिक्स के मास्टर होने के बाद ड्यूक के पास बेसिक मैजिकल मीन्स आ गए, लेकिन सिर्फ इन दोनों मैजिक के साथ विज़र्ड प्लेन पे इस्टेब्लिश करना और सर्वाइव करना नियरली इम्पॉसिबल है। बुक के थ्रू ड्यूक ने सीखा कि यूजुअली कुछ स्पेशल मीन्स अडॉप्ट करते हैं वाटर मैजिक को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, जैसे कास्टिंग मटेरियल्स के साथ कंबाइन करके इफ़ेक्ट एनहांस करना। बेसिक थ्योरी ऑफ वाटर एलिमेंट में ड्यूक ने रिलेटेड कास्टिंग मटेरियल्स का जिक्र देखा, मिथ्रिल, ड्रैगन ब्लड, वेनम एट्सेट्रा। कई मटेरियल्स डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन है, लेकिन एक मटेरियल कंपैरेटिवली इजी है, शैडो स्क्विड इंक। शैडो स्क्विड एक हाई लेवल मैजिकल बीस्ट है जिसका इंक शैडो वाटर के फॉर्म में ब्लेंड होता है। विज़र्ड स्पेशल मीन्स से शैडो वाटर बॉडी सरफेस पे हाइड कर सकते हैं, नॉर्मली इनविजिबल, लेकिन वाटर मैजिक कास्ट करते वक्त शैडो वाटर इंटीग्रेट हो जाता और मैजिक का इफ़ेक्ट बूस्ट करता। बुक के डेटा से ड्यूक ने कैलकुलेशन की कि अगर शैडो वाटर एड हो तो वाटर एरो टेक्निक की स्ट्रेंथ 0.1 से अप्रॉक्सीमेटली 0.35 डिग्रीज इंक्रीज हो सकती है। शैडो वाटर एक कांस्टेंट डिफेंसिव मेजर भी है, एक मेम्ब्रेन लेयर जैसा जो एनर्जी अटैक्स रेजिस्ट कर सकता है एनी टाइम। ड्यूक का ब्रास रिंग सेकेंडरी स्पेल, सेकेंडरी एलिमेंटल प्रोटेक्शन से डिफेंड करता, लेकिन शैडो वाटर बेटर है, ड्यूरेशन लिमिट नहीं और पूरे बॉडी पे कवर पॉसिबल है। शैडो वाटर कंटिन्यूस रिफाइन और प्योरीफाई हो सकता है और एम्पल मटेरियल हो तो स्ट्रेंथ भी और इन्हांस हो सकती है। ड्यूक टाउन गया टू इंक्वायर, शैडो वाटर फॉर सेल नहीं, लेकिन शैडो स्क्विड इंक अवेलेबल है। प्राइस बहुत हाई, एक्सटेंसिवली यूजफुल कास्टिंग मटेरियल, लिमिटेड एक्विजिशन चैनल्स। 1 ग्राम शैडो स्क्विड इंक इक्वल 6 to 7 सब मैजिक स्टोन्स। एक पोर्शन शैडो वाटर के लिए 100+ ग्राम्स इंक चाहिए। प्राइस एस्ट्रोनॉमिकल था ड्यूक के लिए, स्पेशली अभी के पास अर्निंग का वे नहीं। ड्यूक ने प्लान बनाया सेल्फ सफिशिएंट बने। एकेडमी आइलैंड के नियरबाई सीज में शैडो स्क्विड्स है, हाई लेवल मैजिकल बीस्ट, लेकिन ज़्यादा अग्रेसिव नहीं, लेकिन डीप एरियाज में रहते हैं। अलर्ट और डिस्टर्ब होने पर इंस्टेंटली बाउंस करते हैं, कैच करना टफ। ड्यूक ने डिसाइड किया पहले प्रेपरेशन, फिर डाइव करके शैडो स्क्विड्स कैच करेगा। इससे ना सिर्फ शैडो वाटर के लिए मटेरियल मिलेगा, बल्कि एक्स्ट्रा इंक सेल करके कुछ मैजिक स्टोन्स भी अर्न कर सकता है।